हिंदी साहित्य लेक्चर 151। शुक्लोत्तर आलोचना। शुक्लोत्तर आलोचना में हम इसे बांटते हैं स्वच्छंदतावादी समीक्षा, ऐतिहासिक समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, नई समीक्षा और समकालीन समीक्षा। शुक्लोत्तर आलोचना को हम इतने भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? स्वच्छंदतावादी समीक्षा, ऐतिहासिक समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, नई समीक्षा और समकालीन समीक्षा। स्वच्छंदतावादी समीक्षा में आते हैं शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और नगेंद्र। कौन कौन आते हैं स्वच्छंदतावादी समीक्षा में? शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और नागेंद्र। ठीक है। और ऐतिहासिक समीक्षा में कौन कौन आते हैं? ऐतिहासिक समीक्षा में मुख्य हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक समीक्षा में आते हैं। प्रगतिवादी समीक्षा में कौन आते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। डॉक्टर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह प्रगतिवादी समीक्षा में आते हैं। प्रगतिवादी समीक्षा में कौन आता है? डॉक्टर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। ठीक है। अब देखते हैं हम शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी जो हैं वो प्रभाववादी आलोचक हैं। वो प्रभाववादी आलोचक हैं। और उनका दूसरी बात है कि छायावाद गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण। छायावाद गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण। शांति प्रिय द्विवेदी में पहली बात है कि प्रभाववादी आलोचक, दूसरी बात है छायावाद गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण। नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं, नंद दुलारे वाजपेयी में पहला है अध्यात्म, मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं है। नंद दुलारे वाजपेयी में पहला है अध्यात्म, मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं है। और दूसरा है रसवाद। रसवाद में क्या है? अध्यात्मवाद से पूर्णता मुक्त किया। रसवाद को अध्यात्मवाद से पूर्णता मुक्त किया। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी का पहला है अध्यात्म, मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं है। और दूसरे बात इनका है कि रसवाद को अध्यात्मवाद से पूर्णता मुक्त किया। और तीसरी बात है छायावाद का रहस्यवाद से संबंध। छायावाद रहस्यवाद से संबंध बताया। और चौथा इनका है सूरदास गोपियाँ। सूरदास गोपियों के मानसिक विरह को बताया। सूरदास गोपियों के मानसिक विरह को बताया। शुक्ल जी के आक्षेपों से बचाया। मतलब शुक्ल जी के आक्षेपों से बचाया। किसको बचाया? सूरदास गोपियों के मानसिक विरह को। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने। अब हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो हमने स्वच्छंदतावादी समीक्षा के पहले देखा शांति प्रिय द्विवेदी, इसके पहले वो थे कवि, दूसरे हैं नंद दुलारे वाजपेयी, हमने इनके बारे में देखा। और तीसरे हैं नागेंद्र। चलिए इनके बारे में देखते हैं। नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, इनके में पहला पॉइंट है सैद्धांतिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना में रस सिद्धांत इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक है। रस सिद्धांत सबसे प्रमुख पुस्तक है। इसमें पहला पॉइंट है रसवादी और वैयक्तिकतावादी। रसवादी और वैयक्तिकतावादी। रसवादी और वैयक्तिकतावादी में भारतीय सिद्धांत देते हैं और साधारीकरण की व्याख्या करते हैं। भारतीय सिद्धांत और साधारीकरण की व्याख्या करते हैं। तो क्या कहते हैं? रसवादी और वैयक्तिकतावादी, इसमें भारतीय सिद्धांत है और साधारीकरण की व्याख्या करते समय इन्होंने शुक्ल जी की व्याख्या का संशोधन किया। यानी रसवादी और वैयक्तिकतावादी में भारतीय सिद्धांत है और साधारीकरण की व्याख्या करते समय इन्होंने शुक्ल जी की व्याख्या का संशोधन किया। दूसरे हैं पश्चिमी सिद्धांतों का प्रस्ताव। सैद्धांतिक आलोचना में पहला था रसवादी और वैयक्तिकतावादी, जिसमें भारतीय सिद्धांत और साधारीकरण की व्याख्या करते समय इन्होंने शुक्ल जी की व्याख्या का संशोधन किया। दूसरा है पश्चिमी सिद्धांतों का प्रभाव। पश्चिमी सिद्धांतों के प्रभाव में I.A. रिचर्ड्स हैं।
I.A. रिचर्ड्स की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी क्रिटिसिज्म। प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी क्रिटिसिज्म। इसका अनुवाद साहित्य का कल्पना का उपयोग। इसका अनुवाद किया साहित्य का कल्पना का उपयोग। इसका अनुवाद क्या किया? साहित्य का कल्पना का उपयोग। और इनके इंग्लिश में पुस्तक क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी क्रिटिसिज्म। तो पश्चिमी सिद्धांतों का प्रभाव में ये थे I.A. रिचर्ड्स। अब इसमें और हिंदी मतलब भारतीय वैज्ञानिक में अगर देखते हैं, भारतीय कवि में, तो अरस्तु हैं। अरस्तु ने त्रासदी या विरेचन किया। अरस्तु ने त्रासदी या विरेचन। और दूसरा है लोंजाइनस। लोंजाइनस ने पेरी इप्सुस। लोंजाइनस ने पेरी इप्सुस का अनुवाद। लोंजाइनस ने पेरी इप्सुस लिखा, जिसका अनुवाद नागेंद्र जी द्वारा उदात्त के विषय में नाम से किया गया। अरस्तु जो हैं उन्होंने त्रासदी या विरेचन किया। लोंजाइनस ने पेरी इप्सुस लिखा, जिसका अनुवाद नागेंद्र जी ने किया और उदात्त के विषय में इस नाम से किया। उदात्त के विषय में नाम से किया। ठीक है। सैद्धांतिक आलोचना में फिर हम देखते हैं शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य, साहित्य का समाजशास्त्र। अपने अंतिम दिनों में इन्होंने यह कोशिश की पश्चिमी काव्यशास्त्र के अनुवाद हिंदी क्षेत्र में भी उपलब्ध हो सकें। फ्रायड का प्रभाव, अचेतन के साथ चेतन को भी मिलाकर साहित्य की चर्चा की। इसने नागेंद्र जी ने। तो नागेंद्र जी ने शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य, साहित्य का समाजशास्त्र। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने यह कोशिश की कि पश्चिमी काव्यशास्त्र के अनुवाद हिंदी क्षेत्र में भी उपलब्ध हो सकें। और पॉइंट है दूसरा, फ्रायड का प्रभाव इन पर था। फ्रायड का प्रभाव मतलब अचेतन के साथ चेतन को भी मिलाकर साहित्य की चर्चा की। अब दूसरा देखते हैं इनका व्यवहारिक आलोचना। व्यवहारिक आलोचना में छायावाद देखते हैं। छायावाद में सुमित्रा नंदन पंत जी आते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने अपनी समीक्षा ग्रंथ की शुरुआत की। सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी समीक्षा ग्रंथ की शुरुआत की। सुमित्रा नंदन पंत की तारीफ आचार्य शुक्ल ने भी की। तो सुमित्रा नंदन पंत, आचार्य शुक्ल ने तारीफ की। और इसमें छायावाद में दूसरा पॉइंट है राम की शक्ति पूजा का भाष्य। राम की शक्ति पूजा का भाष्य। राम की शक्ति पूजा का भाष्य। तीसरा पॉइंट है छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह। चौथा पॉइंट है कमायनी के अध्ययन की समस्याएं। कमायनी के अध्ययन की समस्याएं, जिसमें पहला है महाकाव्यात्मकता, दूसरा है रस योजना, तीसरा है प्रतीक योजना। पहला महाकाव्यात्मकता, दूसरा रस योजना, तीसरा प्रतीक योजना। अब इसमें है रीतिकाल। रीतकाल में पहला पॉइंट है रीतकाल की भूमिका। पहला पॉइंट है रीतकाल की भूमिका। दूसरा है देव और उनकी कविता। दूसरा पॉइंट है देव और उनकी कविता। देव और उनकी कविता। तीसरा पॉइंट है रीतकाल की महानता को उजागर किया। रीतकाल की महानता को उजागर किया। रीतकाल की महानता को उजागर किया। अब हम देखते हैं साधारणीकरण का सिद्धांत। साधारणीकरण का सिद्धांत यानी रस निष्पत्ति। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले रस निष्पत्ति यानी रस की निष्पत्ति कैसे होती है। रस की निष्पत्ति कैसे होती है। पात्र के मूल भाव से रस की उत्पत्ति दर्शक के मन में कैसे। पात्र के मूल भाव से रस की उत्पत्ति दर्शक के मन में कैसे। आचार्य भट्टनायक ने इसका उत्तर साधारणीकरण के रूप में दिया। साधारणीकरण के रूप में दिया। तो साधारणीकरण क्या है, चलिए हम देखते हैं। असाधारणस्य साधारणीकरणम इति साधारणीकरणम। दोबारा से, असाधारणस्य साधारणीकरणम इति साधारणीकरणम। असाधारणस्य साधारणीकरणम इति साधारणीकरणम। अर्थात जो असाधारण या विशेष भाव है, अर्थात जो असाधारण या विशेष भाव है। एक बार फिर से पूरा पढ़ देता हूँ। असाधारणस्य साधारणीकरणम इति साधारणीकरणम
अर्थात जो असाधारण या विशेष भाव है उनका समाज के व्यक्तियों में साधारण रूप से उद्बुद्ध हो जाना ही साधारणीकरण है। जो असाधारण या विशेष भाव है उनका समाज के व्यक्तियों में साधारण रूप से उद्बुद्ध हो जाना ही साधारणीकरण है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस पढ़ते समय राम की खुशी और विषाद का अपनी खुशी और विषाद के रूप में महसूस किया जाना ही साधारणीकरण है। रस निष्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्याओं पर जो आक्षेप किए गए थे उन्हें सुलझाने के लिए सर्वप्रथम आचार्य भट्टनायक ने साधारणीकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार कविता और नाटक की आस्वादन प्रक्रिया में सबसे पहले अभिधा व्यापार अर्थात अर्थबोधन होता है, फिर भावक तत्व की स्थिति आती है जिसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि का संचारीकरण होता है। ऐसा होने पर तीसरी और अंतिम स्थिति भोजक तत्व की स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें दर्शक नायक नायिका के भावों से उत्पन्न रस का उपभोग कर सकते हैं। आगे चलकर आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य जगन्नाथ ने साधारणीकरण के सिद्धांत की व्याख्या की। हिंदी समीक्षा के भी दो प्रमुख आचार्य, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस समस्या को सुलझाया है। पहला है आचार्य शुक्ल की व्याख्या। इनकी व्याख्या को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। इसमें पहला बिंदु है किसी रचना के आस्वादन के समय सहृदय अर्थात पाठक, दर्शक या श्रोता का तादात्म्य आश्रय के साथ हो जाता है। पहला पॉइंट क्या है? किसी रचना के आस्वादन के समय सहृदय अर्थात पाठक, दर्शक या श्रोता का तादात्म्य आश्रय के साथ हो जाता है। दूसरा पॉइंट है आलंबन या आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। आलंबन या आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। उदाहरण के लिए सीता के प्रति राम का रतिभाव देखकर पाठक या दर्शक के मन में रतिभाव का संचार होता है, किंतु यह रतिभाव सीता या आलंबन के प्रति नहीं बल्कि सीता तत्व यानी नायिका की स्थिति अर्थात आलंबनत्व धर्म का होता है। दोबारा से दूसरा पॉइंट पढ़ूंगा। आलंबन या आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। उदाहरण के लिए सीता के प्रति राम का रतिभाव देखकर पाठक या दर्शक के मन में रतिभाव का संचार होता है, किंतु यह रतिभाव सीता या आलंबन के प्रति नहीं बल्कि सीतत्व यानी नायिका की स्थिति अर्थात आलंबनत्व धर्म का होता है। तीसरा पॉइंट है कुछ प्रसंगों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि आश्रय आलंबन के प्रति जो अभिव्यक्ति करता है दर्शक उससे कुछ अलग ही भाव महसूस करता है। उदाहरण के लिए रावण द्वारा सीता जी के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करने के समय दर्शक रावण की तरह नहीं सोचता बल्कि उससे नफरत करता है। रसात्मकता के इस रूप को शुक्ल जी ने रस की मध्यम कोटि कहा है। रसात्मकता के इस रूप को शुक्ल जी ने रस की मध्यम कोटि कहा है। अब दूसरा हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र का मत। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक रस सिद्धांत में दावा किया कि आचार्य शुक्ल का
रस की मध्यम कोटि का सिद्धांत अनुचित है। उसके स्थान पर उन्होंने अनुचित है फिर से बोलूँगा, डॉक्टर नगेंद्र का मत है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक रस सिद्धांत में दावा किया कि आचार्य शुक्ल का रस की मध्यम कोटि का सिद्धांत अनुचित है। उसके स्थान पर उन्होंने अपना मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला बिंदु है, साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है, न आलंबन का, और न ही आलंबनत्व धर्म का। वह कवि की अनुभूति का होता है। वह कवि की अनुभूति का होता है। कवि की अनुभूति ही दर्शक के मन में स्थापित होती है। दूसरा पॉइंट है, आलंबन और कुछ नहीं है, वह कवि की अनुभूति का ही प्रतिनिधि है। प्रायः कवि उसी के माध्यम से साधारणीकरण करता है, किंतु कहीं कहीं उसे माध्यम नहीं बनाता। वह अन्य तरीकों से सहृदय के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। तीसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत को मान लेने के बाद रसात्मकता की मध्यम कोटि की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। रामचरितमानस में राम के प्रति भक्ति का भाव आना और रावण से नफरत आना, जबकि माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा रचित मेघनाथ वध पढ़ते हुए रावण के प्रति सहानुभूति से भर जाना, यह रस की मध्यम कोटि के कारण नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि दोनों प्रसंगों में कवि की अनुभूति परस्पर पृथक पृथक है। निष्कर्ष क्या है? वर्तमान में डॉक्टर नगेंद्र का मत प्रायः स्वीकार किया जा चुका है। दूसरा है प्रगतिवादी समीक्षा। प्रगतिवादी समीक्षा में हम देखते हैं व्यवहारिक समीक्षा। प्रगतिवादी समीक्षा के सामने है व्यवहारिक समीक्षा। व्यवहारिक समीक्षा में कौन कौन कवि आते हैं? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मुक्तिबोध और विश्वनाथ त्रिपाठी। व्यवहारिक समीक्षा में कौन कौन से कवि हैं? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मुक्तिबोध और विश्वनाथ त्रिपाठी। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मुक्तिबोध और विश्वनाथ त्रिपाठी। तो ये हैं व्यवहारिक समीक्षा के कुछ प्रमुख लेखक। मुक्तिबोध ने क्या क्या लिखा है? मुक्तिबोध की कुछ मतलब इनकी खूबियाँ। तो मुक्तिबोध में पहला है एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी इन्होंने लिखा है। मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी। दूसरा है कि इन्होंने फंटेसी का प्रयोग किया है। तीसरा है कामायनी एक विचार। कामायनी एक विचार इन्होंने ही लिखा है। तो 3 पॉइंट इनमें थे। कौन कौन से? एक साहित्यिक की डायरी इन्होंने लिखा, फंटेसी का प्रयोग किया और कामायनी एक विचार इन्होंने लिखा। अब देखते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो हैं, इनमें पहला पॉइंट है सैद्धांतिक समीक्षा। सैद्धांतिक समीक्षा में इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण रखा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया। दूसरा पॉइंट है इसमें मार्क्सवाद में बहुत से संशोधन हुए। मार्क्सवाद में बहुत से संशोधन किए। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि संशोधन करूँगा। मार्क्सवाद में बहुत से संशोधन इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि संशोधन करूँगा। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के नाम से इन्होंने मार्क्सवाद में बहुत से संशोधन किए। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद पुस्तक निकाली, जिनमें इन्होंने मार्क्सवाद में बहुत से संशोधन किए। इनकी पुस्तक का नाम था, जो मार्क्सवाद में जो बहुत से संशोधन किया, उनमें संशोधन में इनकी पुस्तक का नाम था, दूसरा पॉइंट है निराला की साहित्यिक साधना। इनकी पुस्तक का नाम है निराला की साहित्यिक साधना। इसमें यह माना कि निराला के पास जन्मजात प्रतिभा
इसमें यह माना कि निराला के पास जन्मजात प्रतिभा थी, जो कि मार्क्सवाद के विरोधी बात है। ठीक। तीसरा पॉइंट है उर्वशी, जो कि दिनकर का लिखा है। उर्वशी, इन्होंने रस सिद्धांत को माना, सीमित रूप में इन्होंने रस सिद्धांत को माना। उर्वशी, दिनकर के उर्वशी में इन्होंने रस सिद्धांत को सीमित रूप में माना। चौथा पॉइंट है सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ के साथ आत्मनिष्ठ मान सकते हैं। इन्होंने चौथा पॉइंट कहा कि सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ के साथ आत्मनिष्ठ मान सकते हैं, जबकि मार्क्सवाद वस्तुनिष्ठ मानते हैं। तो इन्होंने मार्क्सवाद के मतलब विरोधी कहा, मतलब संशोधन ही यही किया। तो उन्होंने कहा कि सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ के साथ आत्मनिष्ठ मान सकते हैं, जबकि मार्क्सवाद जो है वो वस्तुनिष्ठ मानते हैं। अब पहला है, एक और पॉइंट देखते हैं। इसमें दूसरा कोई नया चीज़ स्टार्ट हो गया, हिंदी जाति या जातीयता समीक्षा। हिंदी जाति या जातीयता समीक्षा। दूसरा पॉइंट है व्यवहारिक समीक्षा। अब इनकी देखते हैं व्यवहारिक समीक्षा। व्यवहारिक समीक्षा में है रामचंद्र शुक्ल रामविलास शर्मा को ज़्यादा पसंद करते थे। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो व्यवहारिक समीक्षा में रामविलास शर्मा को ज़्यादा पसंद करते थे। तो रामचंद्र शुक्ल रामविलास शर्मा को ज़्यादा पसंद। फिर आता है लोक मंगलवादी। लोक मंगलवादी में 3 कवि का नाम आता है। लोक मंगलवादी में कौन कौन से मुख्य 3 कवि हैं? तुलसी, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तुलसी, भारतेंदु, महाप्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तुलसी, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तुलसी, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। रीत काल में लोक मंगलवादी नहीं था, यानी नापसंद था। रीत काल में लोक मंगलवादी नापसंद था। लोक मंगलवादी में कबीर दास आते हैं, जिन्होंने मार्क्सवादियों ने इन्हें महत्व दिया। लोक मंगलवादी में कबीर दास को मार्क्सवादियों ने महत्व दिया। ठीक। अब देखते हैं समकालीन समीक्षा। समकालीन समीक्षा में 4 बातें मुख्य रूप से आती हैं। वस्तुवादी धारा, भाववादी धारा, समन्वयवादी धारा और उत्तर आधुनिक धारा। वस्तुवादी धारा, भाववादी धारा, समन्वयवादी धारा और उत्तर आधुनिक धारा। वस्तुवादी धारा में बाह्य परिस्थितियों से अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। बाह्य परिस्थितियों से अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। वस्तुवादी धारा जो है वो बाह्य परिस्थितियों से अत्यधिक महत्व प्रदान करता है, यानी जो दिख रहा है वह सच है। जो दिख रहा है वह सच है। इसमें प्रगतिवादी आते हैं और डॉक्टर नामवर सिंह, मलयज, नंदकिशोर, नवल का नाम आता है। तो वस्तुवादी धारा क्या है? बाह्य परिस्थितियों से अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। बाह्य परिस्थितियों से अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं, यानी ये कहते हैं जो दिख रहा है वह सच है। इसमें प्रगतिवादी आते हैं और डॉक्टर नामवर सिंह, मलयज, नंदकिशोर, नवल का नाम आता है। प्रगतिवादी आते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह, मलयज, नंदकिशोर, नवल आते हैं। भाववादी धारा में चेतना को केंद्र में रखते हैं। भाववादी धारा में चेतना को केंद्र में रखते हैं। रचनाकार की चेतना, यानी भाववादी धारा में चेतना को केंद्र में रखते हैं। किसकी चेतना को? रचनाकार की चेतना को। समन्वयवादी धारा, समन्वयवादी धारा में रामस्वरूप चतुर्वेदी और बटरोही, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बटरोही का नाम आता है। तो समन्वयवादी धारा में हो गए रामस्वरूप चतुर्वेदी और बटरोही। और लास्ट है उत्तर आधुनिक धारा, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इसी के साथ लेक्चर 151 यहीं पे समाप्त होता है। साहित्य लेक्चर 152, जिसमें पूछा गया है यूपीएससी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें क्वेश्चन 1 का उत्तर है। पहला पॉइंट है पहली बार व्यवस्थित और तार्किक आलोचना पद्धति की शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट है भारतीय और पश्चिमी परंपराओं का समन्वय, टेन और रिचर्ड्स। तीसरा पॉइंट है रसवाद और लोक मंगलवाद को जोड़कर परंपरा और आधुनिक समीक्षाओं में समन्वय। और चौथा पॉइंट है अधिकांश कवियों साहित्यकारों के बारे में एक ठोस राय प्रस्तुत की। आगे की समीक्षा प्रायः इन्हीं मान्यताओं के खंडन मंडन पर चलती रही है। जो स्थिति उपन्यास में प्रेमचंद की है, जो नाटक में प्रसाद जी का है,
वही स्थिति आलोचना में शुक्ल जी का है। क्वेश्चन 2 के उत्तर में लिखना है समकालीन समीक्षा। क्वेश्चन 12 इसमें लिखा है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या क्या उनके मन में बैठा हुआ है। इन पूर्वाग्रहों को तोड़ने वालों का जिक्र भी रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह। पूर्वाग्रह में क्या क्या उनके मन में बैठा हुआ है, इन पूर्वाग्रह को तोड़ने वालों का जिक्र भी रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह। क्वेश्चन 16 में के उत्तर में लिखना है आरंभिक शिवदान सिंह चौहान। आरंभिक शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। आरंभिक शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। क्वेश्चन 17 में योगदान में लिखना है पहला पॉइंट है हिंदी जाति की धारणा। हिंदी जाति की धारणा। दूसरा पॉइंट है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना। निराला को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। निराला की साहित्य साधना निराला को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तीसरा पॉइंट है मार्क्सवादी मूल्यों में बदलाव किए या संशोधन किए। मार्क्सवादी मूल्यों में बदलाव किए या संशोधन किए। और चौथा पॉइंट है जनवादी समीक्षा की पद्धति से पहली बार साहित्यकारों का ठोस मूल्यांकन हुआ। चौथा पॉइंट क्या है जनवादी समीक्षा की पद्धति से पहली बार साहित्यकारों का ठोस मूल्यांकन हुआ। शुक्ल जी के लोक मंगलवादी धारणा का विस्तार लिख देना है। क्वेश्चन 26 के उत्तर में है काव्य विवेक। काव्य विवेक में सैद्धांतिक समीक्षा ज़्यादा और व्यवहारिक समीक्षा कम लिखना है। ठीक। अब क्वेश्चन 27 में है क्वेश्चन 27 है डॉक्टर शर्मा और आचार्य शुक्ल के काव्य विवेक में संबंध। डॉक्टर रामविलास शर्मा और आचार्य शुक्ल के काव्य विवेक में संबंध। इसमें पहला पॉइंट है शुक्ल जी ने लोक मंगलवाद की बात की। शुक्ल जी ने लोक मंगलवाद की बात की। यही सिद्धांत रामविलास शर्मा के यहाँ जनवाद हो गया। दोनों का मूल मंतव्य यही है कि साहित्य आम जनता के हित में होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है शुक्ल जी ने लोक मंगलवाद की बात की। यही सिद्धांत रामविलास शर्मा के यहाँ जनवाद हो गया। दोनों का मूल मंतव्य यही है कि साहित्य आम जनता के हित में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है यही कारण है कि दोनों को प्रायः वही कवि और लेखक पसंद आए जो लोक सापेक्ष हैं। कौन कौन तुलसी, भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा पॉइंट क्या है फिर से पढ़ता हूँ यही कारण है कि दोनों को प्रायः वही कवि और लेखक पसंद आए जो लोक सापेक्ष हैं जैसे तुलसी, भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा पॉइंट है इसी दृष्टिकोण के कारण रीतकाल विशेषतः विहारी जैसे कवि कम पसंद आते हैं। तीसरा पॉइंट है इसी दृष्टिकोण के कारण रीतिकाल विशेषतः बिहारी जैसे कवि कम पसंद आते हैं। चौथा पॉइंट है दोनों में इतिहास को समझने और लिखने की गहरी रुचि है। दोनों में इतिहास को समझने और लिखने की गहरी रुचि है। शुक्ल जी ने संपूर्ण साहित्य का इतिहास लिखा है जबकि शर्मा ने एशिया और भारत के इतिहास के साथ आधुनिक हिंदी साहित्य का आधुनिक विश्लेषण किया। चौथा पॉइंट दोबारा से पढ़ता हूँ दोनों में इतिहास को समझने और लिखने की गहरी रुचि है। शुक्ल जी ने संपूर्ण साहित्य का इतिहास लिखा है जबकि शर्मा ने एशिया और भारत के इतिहास के साथ आधुनिक हिंदी साहित्य का आधुनिक विश्लेषण किया। पांचवा पॉइंट है शुक्ल जी ने रसवाद की परंपरा में हस्तक्षेप करके लोक मंगल को शामिल किया। शुक्ल जी ने रसवाद की परंपरा में हस्तक्षेप करके लोक मंगल को शामिल किया। जगन्नाथ के समय व्यक्तिवाद दुखी था। जगन्नाथ के समय व्यक्तिवाद दुखी था।
रामविलास जी ने मार्क्सवाद और जनवाद संशोधन करके थोड़ा बहुत रसवाद स्वीकार किया। उर्वशी के मूल्यांकन में रसवाद की सीमित स्वीकृति। उर्वशी के मूल्यांकन में रसवाद की सीमित स्वीकृति। अब हमें क्वेश्चन 28 में देखना है। क्वेश्चन 28 के उत्तर में पहला पॉइंट है, तीनों ने ही नई परंपराओं की शुरुआत की है। तीनों ने ही नई परंपराओं की शुरुआत की है, जिसमें प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद आदर्श मुख परंपरा से यथार्थवादी परंपरा। निराला जी हैं लंबी कविता और मुक्त छंद जैसे नए प्रयोग। लंबी कविता और मुक्त छंद जैसे नए प्रयोग। और तीसरा है शुक्ल जी। शुक्ल जी मनोवैज्ञानिक या मनोविकार परक निबंध। मनोवैज्ञानिक या मनोविकार परक निबंध। रसवाद में लोक मंगलवाद की उपस्थिति इत्यादि। रसवाद में लोक मंगलवाद की उपस्थिति इत्यादि। दूसरा पॉइंट है, तीनों रचनाकार अपने साहित्य में अत्यंत वैविध्यपूर्ण हैं। तीनों रचनाकार अपने साहित्य में अत्यंत वैविध्यपूर्ण हैं। शुक्ल जी निबंध, आलोचना, साहित्य इतिहास। प्रेमचंद कहानी, उपन्यास, नाटक, करबला और निबंध। साहित्य में प्रगतिशीलता का स्वरूप। साहित्य में प्रगतिशीलता का स्वरूप। और तीसरे हैं निराला। निराला में ने कविता, आलोचनात्मक लेख, उपन्यास, अलका, अप्सरा, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरी, कहानी, कुल्ली भाट, चतुरी, चमार। तो निराला जी ने कविता लिखा, आलोचनात्मक लेख लिखा। उपन्यास में उन्होंने अलका, अप्सरा, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरी नामक उपन्यास लिखा। कहानी में उन्होंने कुल्ली भाट, चतुरी, चमार नामक कहानी लिखा। और तीसरा पॉइंट है, तीनों को अपनी अपनी विधाओं में केंद्रीय स्थान दिया गया है। तीनों को अपनी अपनी विधाओं में केंद्रीय स्थान दिया गया है। क्वेश्चन 32 के उत्तर में लिखना है। पहला पॉइंट है, प्रायः प्रगतिवादी लेखकों की समीक्षा में ही कम रुचि दिखाई है। प्रायः प्रगतिवादी लेखकों की समीक्षा में ही कम रुचि दिखाई है। उनकी ज़्यादा रुचि ऐसे साहित्यकारों में रही जो प्रगतिवादी नहीं हैं परंतु जनवादी मूल्यों से जुड़े हैं, जैसे तुलसीदास, कबीर, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, शुक्ल जी। दूसरा पॉइंट है, मुक्त बोध को लेकर उनकी राय प्रायः नकारात्मक रही है। मुक्ति बोध को लेकर उनकी राय प्रायः नकारात्मक रही है। इसमें का पॉइंट है, मुक्ति बोध का आत्मसंघर्ष कीर्केगार्ड के आत्मसंघर्ष से मिलता जुलता है। का पॉइंट क्या है, मुक्ति बोध का आत्मसंघर्ष कीर्केगार्ड के आत्मसंघर्ष से मिलता जुलता है। खा पॉइंट है, फैंटेसी शिल्प का प्रयोग मार्क्सवादी यथार्थवाद के विपरीत मुक्त बोध की काव्य भाषा लक्कड़ तोड़ है, नामवर सिंह ने बचाया। फिर से खा पॉइंट पढ़ूंगा। फैंटेसी शिल्प का प्रयोग मार्क्सवादी यथार्थवाद के विपरीत मुक्त बोध की काव्य भाषा लक्कड़ तोड़ है, नामवर सिंह ने बचाया। और तीसरा पॉइंट है, निराला की कुकुरमुत्ता के आधार पर प्रगतिवादी आलोचक अत्यंत प्रसन्न थे और उन्हें प्रगतिवादी शामिल करने पर तुले हुए थे, किंतु रामविलास जी ने खुद ही यह साबित किया कि कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता नहीं है। कुकुरमुत्ता प्रोलिटेरियट नहीं, लुम्पन प्रोलिटेरियट वर्ग का प्रतिनिधि है। फिर से बोलूँगा, कुकुरमुत्ता प्रोलिटेरियट नहीं, लुम्पन प्रोलिटेरियट वर्ग का प्रतिनिधि है। ये ज़बरदस्ती का पॉइंट है, मजबूरी होने पर ही लिखें, ठीक है। क्वेश्चन 35 में के उत्तर में पहला पॉइंट है, विध्वंसनात्मक आलोचक विध्वंसता। पॉइंट है, विध्वंसात्मक आलोचक।
दूसरा पॉइंट है प्रगतिवादी लेखकों के प्रति कम रुचि। तीसरा पॉइंट है मुक्त बोध के प्रति न्याय नहीं कर पाए। चौथा पॉइंट है मार्क्सवाद का इतना अतिक्रमण किया है कि प्रगतिवादी समीक्षा कहना मुश्किल लगता है। तो ये 4 पॉइंट हैं। अब क्वेश्चन 36 देखते हैं। क्वेश्चन 36 कहता है हिंदी आलोचना शुक्ल जी के आलोचनाओं का खंडन मंडन ही है। हिंदी आलोचना शुक्ल जी के आलोचनाओं का खंडन मंडन ही है। इसके उत्तर में पहला पॉइंट है शुक्ल जी ने पहली बार बहुत सी स्थापनाएं प्रस्तुत की जहां से हिंदी समीक्षा और इतिहास लेखन आगे बढ़ा। यही वजह है कि अधिकांश आलोचक बाद के प्रश्नों पर या तो उनका समर्थन करते नजर आते हैं और यदि कुछ अलग कहना हो तो उन्हें शुक्ल जी के मत के खंडन से ही शुरुआत करनी पड़ती है। यह प्रभाव इतना सघन है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने साहित्य इतिहास का नाम ही रखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास की हमें व्याख्या करना है। दूसरा पॉइंट है छायावाद के कवियों ने भी इसीलिए आलोचना में कहा कि शुक्ल जी की मान्यताओं से बचाव कर सके। पल्लो की भूमिका पंत शांतिप्रिय महादेवी। तीसरा पॉइंट है स्वच्छंदतावादी समीक्षा सीधे शुक्ल जी की छायावाद मान्यताओं के खंडन के लिए पैदा हुई है। स्वच्छंदतावादी समीक्षा सीधे शुक्ल जी की छायावाद मान्यताओं के खंडन के लिए पैदा हुई है। इसमें है शांतिप्रिय द्विवेदी के सामने है छायावाद गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण। डॉक्टर नगेंद्र के सामने है साधारणीकरण तथा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं साधारणीकरण तथा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नंद दुलारी वाजपेयी के सामने पहला पॉइंट है छायावाद और रसवाद बराबर नहीं है। दूसरा पॉइंट है सूर की गोपियों का विरह उतना हल्का नहीं है जितना शुक्ल जी सोच रहे हैं। दूसरा पॉइंट है सूर की गोपियों का विरह उतना हल्का नहीं है जितना शुक्ल जी सोच रहे हैं। अब चौथा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन करते हैं। इसमें है दूसरा है सिद्धनाथ साहित्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में पहला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन से शुरुआत करते हैं। दूसरा पॉइंट है सिद्धनाथ साहित्य। तीसरा है भक्तिकाल का उद्भव और चौथा है कबीर का मूल्यांकन। सिद्धनाथ साहित्य, भक्तिकाल का उद्भव, कबीर का मूल्यांकन। पांचवा पॉइंट है कुछ अन्य आलोचकों ने भी विरोध किया है, जिसमें नाम आता है विजय देव नारायण शाही, जिन्होंने जायसी पद्मावत के संबंध में मतलब इन्होंने भी विरोध किया है। और दूसरे हैं गणपति चंद्रगुप्त, जिन्होंने आदिकाल का नामकरण किया है। अब छठा पॉइंट है कुछ आलोचकों ने शुक्ल जी का समर्थन भी किया है। जिसमें कहा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शुक्ल जी के चिंतन को ही मूल आधार बनाया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शुक्ल जी के चिंतन को ही मूल आधार बनाया है। शेष विचारधाराओं से सीमित प्रभाव ग्रहण किया है। और खा पॉइंट है बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक भी प्रायः समर्थन में। बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक भी प्रायः समर्थन में। और सातवां पॉइंट है कुछ समीक्षा पद्धतियां शुक्ल जी से स्वतंत्र भी हैं।
कुछ समीक्षा पद्धतियाँ शुक्ल जी से स्वतंत्र भी हैं, जिसमें है प्रगतिवादी समीक्षा, दूसरा है मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, तीसरा है नई समीक्षा और चौथा है उत्तर आधुनिक समीक्षा। पहला प्रगतिवादी समीक्षा, दूसरा मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, तीसरा नई समीक्षा और चौथा है उत्तर आधुनिक समीक्षा। पीसीएस में क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर है पहला लोक मंगलवादी और व्यक्तिवादी। दूसरा पॉइंट है साधारणीकरण की व्याख्याओं का अंतर। अब चलिए शुरू करते हैं निबंध। निबंध में पहला निबंध है चिंतामणि। चिंतामणि में क्वेश्चन नंबर 1 है कविता क्या है। निबंध के आधार पर आचार्य शुक्ल की काव्य संबंधी मान्यताओं पर विचार करें। 3 स्टार। क्वेश्चन 2 है श्रद्धा भक्ति। निबंध के आधार पर प्रेम, लोभ, श्रद्धा, कृतज्ञता और भक्ति आदि मनोभावों में अंतर स्पष्ट करें और श्रद्धा भक्ति की सामाजिक उपयोगिता पर प्रकाश डालें। 3 स्टार। क्वेश्चन नंबर 3 है श्रद्धा भक्ति के आधार पर बताइए कि शुक्ल जी के निबंध मनोवैज्ञानिक या साहित्यिक हैं। 4 स्टार। क्वेश्चन नंबर 4 है शुक्ल जी के निबंध संबंधी विचार स्पष्ट करें और उन्हीं के विचारों के आधार पर उनके निबंधों का मूल्यांकन करें। 3 स्टार। क्वेश्चन नंबर 5 है चिंतामणि में संकलित निबंध बुद्धि प्रधान है या हृदय प्रधान। 3 स्टार। 6ठा प्रश्न है चिंतामणि के निबंध वस्तुनिष्ठ हैं या आत्मनिष्ठ। 4 स्टार। 7वां प्रश्न है श्रद्धा भक्ति और कविता क्या है के आधार पर शुक्ल जी के निबंध शैली का मूल्यांकन कीजिए। 2.5 स्टार। क्वेश्चन नंबर 8वां है शुक्ल जी के निबंधों के आधार पर उनकी विचारधारता निर्धारित कीजिए। 3 स्टार। क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी निबंध परंपरा में आचार्य शुक्ल का महत्व व योगदान बताइए। 3 स्टार। और क्वेश्चन नंबर 10 है चिंतामणि के नामकरण पर विचार करें। 1 स्टार। अब देखते हैं श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति में मनोविकार। मनोविकार में भाव है, कौन सा भाव में पहला, जैसे श्रद्धा भक्ति में मनोविकार है। मनोविकार में सबसे पहले हम देखते हैं भाव। भाव क्या है, जैसे दोस्ती प्यार या धार्मिकता। जैसे दोस्ती प्यार में क्या है, क्या भाव है, धार्मिकता और सांप्रदायिकता में क्या भाव है। भाव में दूसरा पॉइंट है कृतज्ञता, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, आकर्षण या लोभ, इन सब में क्या मतलब भाव है। और भाव में तीसरा पॉइंट है क्रोध, बैर, नफरत, घृणा, मतलब बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। बैर जो है वो क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो भाव क्या है, 3 भाव हो सकते हैं, दोस्ती प्यार का, धार्मिकता सांप्रदायिकता का, यानी दोस्ती प्यार या धार्मिकता सांप्रदायिकता का। दूसरा है कृतज्ञता का, श्रद्धा का, भक्ति का, प्रेम का, आकर्षण या लोभ का। तीसरा है क्रोध या बैर का, यानी नफरत या घृणा का। मनोविकार में हम देखते हैं श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति, तो श्रद्धा क्या है, श्रद्धा प्रेम में अंतर, कृतज्ञता में अंतर। श्रद्धा में 2 पॉइंट है, प्रेम यानी लोभ में अंतर और कृतज्ञता में अंतर। और भक्ति, और दूसरा पॉइंट है श्रद्धा भक्ति में श्रद्धा यानी ब्रेकेट में भक्ति। तो एक तरफ है प्रेम और दूसरी तरफ है श्रद्धा। चलिए प्रेम और श्रद्धा में अंतर देखते हैं। तो प्रेम में पहला पॉइंट है निश्चित कारण नहीं। श्रद्धा में पहला पॉइंट है निश्चित कारण जरूरी, निश्चित कारण जरूरी। प्रेम में दूसरा पॉइंट है व्यक्ति से कर्म, व्यक्ति से कर्म। श्रद्धा में दूसरा पॉइंट है कर्म से व्यक्ति, कर्म से व्यक्ति। प्रेम में तीसरा पॉइंट है संकीर्ण मनोभाव है, शेयर साझा नहीं कर सकते हैं, मतलब साझा नहीं कर सकते हैं। श्रद्धा में तीसरा पॉइंट है संकीर्ण नहीं है, साझा कर सकते हैं। प्रेम में चौथा पॉइंट है प्रेम में 2 ही पक्ष हैं, प्रेमी और प्रिय। श्रद्धा में चौथा पॉइंट है 3 पक्ष हैं, श्रद्धालु, श्रद्धेय और श्रद्धेय के कर्म।
प्रेम में पांचवा पॉइंट है व्यक्तिक भाव और श्रद्धा में पांचवा पॉइंट है सामाजिक भाव। प्रेम में छठा पॉइंट है अधिकार की इच्छा होती है, जबकि श्रद्धा में छठा भाव है अधिकार की इच्छा नहीं होती है। प्रेम में सातवां पॉइंट है अनुभव पर आधारित होती है, परिचय मतलब अनुभव या परिचय पर आधारित होती है, इसलिए लोभ से पृथक। और श्रद्धा क्या है? श्रद्धा में सातवां पॉइंट है अनुभव आवश्यक नहीं है, गुण श्रवण से भी मतलब हो सकता है। प्रेम में आठवां पॉइंट है समिष्ट रूप में संसार का बोध अनिवार्य नहीं, समिष्ट रूप में संसार का बोध अनिवार्य नहीं, जबकि श्रद्धा में आठवां पॉइंट है समिष्ट रूप में संसार का बोध अनिवार्य है, समिष्ट रूप में संसार का बोध अनिवार्य है, यानी ब्रैकेट में है। कृतज्ञता और श्रद्धा में यही अंतर है। कृतज्ञता क्या है? व्यक्तिगत होता है, बच्चों में भी होता है, मतलब कृतज्ञता क्या है? व्यक्तिगत यानी बच्चों में भी। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा बड़ों में ही होता है, यानी बड़ों में ही, या सामाजिक भाव है। श्रद्धा बड़ों में ही या सामाजिक भाव है। श्रद्धा जैसे श्रद्धा क्या है? मेरे साथ भले ही नहीं किया पर संसार के प्रति किया, तब आ जाता है श्रद्धा। ठीक, तो इसी के साथ लेक्चर 152 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 153 में है श्रद्धा के प्रकार। श्रद्धा के प्रकार में 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा, दूसरा प्रकार है शील संबंधिनी श्रद्धा और तीसरा प्रकार है साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। पहला प्रकार है प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा, दूसरा प्रकार है शील संबंधिनी श्रद्धा और तीसरा प्रकार है साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। ठीक, प्रतिभा और विद्वता में कोई संबंध नहीं है, मतलब इसमें प्रतिभा और विद्वता बराबर नहीं है। इसमें पहला कहा गया है प्रतिभा को पहचानने के लिए भी प्रतिभा चाहिए। ठीक, तो प्रतिभा जो है वो मौलिक है और जो विद्वता है वो मेहनत तथा निरंतर प्रयास से आती है। शील संबंधिनी श्रद्धा क्या है? जिसमें नैतिकता से संबंध, यानी शील संबंधी श्रद्धा का नैतिकता से संबंध है, यानी किसी के नैतिक आचरण के प्रति रहने वाली श्रद्धा, किसी के नैतिक आचरण के प्रति रहने वाली श्रद्धा। यह श्रद्धा हर समाज में जरूरी है, यह श्रद्धा हर समाज में जरूरी है। और साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा क्या है? संपदा, धन, शक्ति के सदुपयोग, दुरुपयोग और अनुपयोग करने वालों के प्रति श्रद्धा। साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा क्या है? संपदा, धन, शक्ति के सदुपयोग, दुरुपयोग और अनुप्रयोग करने वालों के प्रति श्रद्धा। शक्ति में जैसे प्रोफेसर राम मूर्ति हैं, शक्ति में प्रोफेसर राम मूर्ति ऐसे श्रद्धा के बारे में लिखते हैं। प्रतिभा 2 प्रकार से फिर विभक्त करते हैं, 2 प्रकार से, जैसे कार्यत्री, भावित्री। कार्यत्री मतलब कवि बनने के लिए जरूरी है, कार्यत्री प्रतिभा, और भावित्री क्या है? सहृदय बनने के लिए भावित्री चाहिए, भावित्री प्रतिभा चाहिए। भक्ति बराबर होता है श्रद्धा और प्रेम, भक्ति बराबर श्रद्धा और प्रेम। तो भक्ति, श्रद्धा और भक्ति में चलिए अंतर देखते हैं, श्रद्धा और भक्ति में अंतर। तो श्रद्धा में पहला पॉइंट है कम सक्रिय या निष्क्रिय भाव। भक्ति में पहला पॉइंट है अति सक्रिय भाव जो आत्मनिवेदन तक जाता है, अति सक्रिय भाव जो आत्मनिवेदन तक जाता है। श्रद्धा में दूसरा पॉइंट है श्रद्धालु और श्रद्धेय में अंतर बना रहता है। भक्ति में दूसरा पॉइंट है भक्त अपने आराध्य से सभी अंतर मिटा देना चाहता है, भक्त अपने आराध्य से सभी अंतर मिटा देना चाहता है। श्रद्धा में तीसरा पॉइंट है श्रद्धालु को किसी प्रतिदान की चाहत नहीं होती, श्रद्धालु को किसी प्रतिदान की चाहत नहीं होती। जबकि भक्ति में तीसरा पॉइंट है भक्त कम से कम इतना जरूर चाहता है कि उसे आराध्य का साहचर्य मिले, भक्त कम से कम इतना जरूर चाहता है कि उसे आराध्य का साहचर्य मिले। श्रद्धा में चौथा पॉइंट है श्रद्धालु को श्रद्धेय के महत्व में कोई हिस्सा या अधिकार नहीं मिलता,
चौथा पॉइंट क्या है, श्रद्धालु को श्रद्धेय के महत्व में कोई हिस्सा या अधिकार नहीं मिलता। जबकि भक्ति में चौथा पॉइंट है, भक्त अपनी भाव के बल पर खुद भी आराध्य बन सकता है। भक्त अपनी भक्ति के बल पर खुद भी आराध्य बन सकता है। श्रद्धा में पांचवा पॉइंट है, यह सामान्य जीवन का एक हिस्सा मात्र है जो जीवन को बहुत प्रभावित नहीं करता। यह सामान्य जीवन का एक हिस्सा मात्र है जो जीवन को बहुत प्रभावित नहीं करता। भक्ति में पांचवा पॉइंट है, भक्ति जीवन का आधार बन जाती है और भक्त को शेष जीवन तुच्छ लगने लगता है। भक्ति जीवन का आधार बन जाती है और भक्त को शेष जीवन तुच्छ लगने लगता है। तो ये थे श्रद्धा और भक्ति में अंतर। अब आगे हम देखेंगे सगुण भक्ति का समर्थन। सगुण भक्ति का समर्थन, सगुण भक्ति का समर्थन और दूसरा मतलब आ गया समाज में उपयोगिता। समाज में उपयोगिता, श्रद्धा जो है वो शील पैदा करती है, शील से नैतिक होता है, नैतिक को प्रोत्साहन मिलता है। श्रद्धा शील को पैदा करता है, शील से नैतिक को प्रोत्साहन मिलता है। भक्ति में जैसे राम कृष्ण, तो राम कृष्ण ये जो भक्ति है मतलब इसमें छात्र धर्म जो वृद्धों का सामंजस्य है, छात्र धर्म भक्ति में राम कृष्ण के प्रति भक्ति हो सकती है मतलब, और छात्र धर्म जो है वो वृद्धों का सामंजस्य है। छात्र धर्म में तीन बातें आती हैं, संपत्ति के साथ विनम्रता, संपत्ति के साथ विनम्रता, दूसरा पहला है संपत्ति के साथ विनम्रता, दूसरा है शक्ति के साथ विनम्रता और तीसरा है सुखों का भोग, सुखों का भोग पर दुखों को देखकर कातर हो जाना। सुखों का भोग पर दुखों को देखकर कातर हो जाना यानी पर दुख कातरता, पर दुख कातरता यानी ये है छात्र धर्म की तीन बातें। अब इच्छाएं देखते हैं। इच्छाएं वित्तेषणा, लोकेषणा, पुत्तेषणा। इच्छाओं में तीन इच्छाएं हो सकती हैं, वित्तेषणा, लोकेषणा और पुत्तेषणा। लोकेषणा मतलब सम्मान, सम्मान क्या, समाज के लिए त्याग किया, तो वही समाज के लिए जब त्याग करिए तो फिर सम्मान मिलेगा यानी लोकेषणा मिलेगा। तो व्यक्ति की तीन इच्छाएं। और आसन्न खतरे देखते हैं, आसन्न खतरे क्या है। आसन्न खतरे में पहला है, एक खतरा है पर श्रद्धाकांक्षी लोगों से। इसमें आसन्न खतरों में एक खतरा है पर श्रद्धाकांक्षी लोगों से। पर श्रद्धाकांक्षी का मतलब क्या है, लाल कालीन का मतलब है तिकड़म मतलब मीडिया से यानी पर श्रद्धाकांक्षी लोगों से, यानी पर श्रद्धाकांक्षी का मतलब है लाल कालीन का मतलब है दूसरों से श्रद्धा संपादित करने के लिए, तो लाल कालीन से मतलब तिकड़म और तिकड़म में मीडिया आ जाती है। तो एक खतरा हो सकता है पर श्रद्धाकांक्षी लोगों से। दूसरा खतरा हो सकता है अंधविश्वास का खतरा, जैसे श्रद्धेय पर अंधविश्वास हो जाए, जैसे आसाराम बापू हो गए एग्जाम्पल में, तो अंधविश्वास का खतरा हो सकता है यानी श्रद्धेय पर अंधविश्वास हो गया। तीसरा है व्यापार युग, यानी व्यापार युग में भी खतरा हो सकता है, जैसे पूंजीवाद। तो पूंजीवाद शुक्ल जी का मानना है कि इसमें सब कुछ बिकता है, पूंजीवाद में शुक्ल जी का मानना है कि इसमें सब कुछ बिकता है। श्रद्धा भी ना बिकने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि श्रद्धा भी ना बिकने लगे, ये शुक्ल जी का डर है। शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी के सामने है डैश लगा के, जब तक समाज में छात्र धर्म मौजूद है तब तक समाज में श्रद्धा बिक नहीं सकती, कोई व्यापार युग इसे खत्म नहीं कर सकता। क्या कहते हैं शुक्ल जी, जब तक समाज में छात्र धर्म मौजूद है तब तक समाज में श्रद्धा बिक नहीं सकती, कोई व्यापार युग इसे खत्म नहीं कर सकता। छात्र धर्म क्या है हमने पहले देख लिया, इसमें तीन बातें हैं, संपत्ति के साथ विनम्रता, शक्ति के साथ विनम्रता और सुखों का भोग पर दुखों को देखकर कातर हो जाना यानी पर दुख कातरता। ठीक, अब देखते हैं निबंध। निबंध में पहला निबंध हम कौन से देखेंगे, कविता क्या है, कविता क्या है निबंध हम देखते हैं। तो 1909 में पहली बार लिखा, 1939 में संशोधित किया, 1909 में पहली बार लिखा, 1939 में संशोधित किया और आचार्य शुक्ल ने इस निबंध को काव्य शास्त्र का दर्जा और
आचार्य शुक्ल ने इस निबंध को काव्यशास्त्र का दर्जा दिया, यानी अपना काव्यशास्त्र इस निबंध में प्रस्तुत किया, अपना काव्यशास्त्र इस निबंध में प्रस्तुत किया। तो कविता क्या है, सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखेंगे, मतलब परिचय देखेंगे, परिचय मतलब प्रस्तावना। दूसरा देखेंगे कविता और जगत का संबंध, कविता और जगत का संबंध। तीसरा देखेंगे काव्योपयोगी तथ्यों का विश्लेषण, काव्योपयोगी तथ्यों का विश्लेषण। और चौथा देखेंगे कविता और मान जीवन का संबंध, कविता और मान जीवन का संबंध। तो परिचय हो गया, प्रस्तावना, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। कविता और जगत का संबंध में हम देखते हैं कि इसमें देखेंगे सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और जगत के संबंध में हम देखेंगे पहला सभ्यता के आवरण और कविता। दूसरा हम देखेंगे कविता और सृष्टि प्रसार, कविता और सृष्टि प्रसार। तीसरा देखेंगे मार्मिक तथ्य, अभी तीसरा है काव्योपयोगी तथ्यों का विश्लेषण। काव्योपयोगी तथ्यों के विश्लेषण में हम पहला देखेंगे भावना या कल्पना, दूसरा देखेंगे कविता की भाषा, तीसरा देखेंगे अलंकार, चौथा देखेंगे चमत्कारवाद और पांचवा देखेंगे सौंदर्य। फिर चौथा आता है कविता और मानव जीवन का संबंध। कविता और मानव जीवन के संबंध में हम पहला देखेंगे काव्य और व्यवहार, दूसरा देखेंगे मनोरंजन, तीसरा देखेंगे मनुष्यता की उच्च भूमि, चौथा देखेंगे कविता पर अत्याचार और पांचवा देखेंगे कविता की आवश्यकता। ठीक, अब हम देखते हैं सभ्यता का आवरण। सभ्यता का आवरण क्या है, कविता और जगत का संबंध का पहला है सभ्यता के आवरण और कविता। तो सभ्यता का आवरण में जो सबसे मतलब ऊपर के सारे आवरणों को हटाकर अंदर की सहजता को बाहर लाना, सभ्यता का आवरण में क्या है, ऊपर के सारे आवरणों को हटाकर अंदर की सहजता को बाहर लाना। सभ्यता के आवरण से हमारा व्यक्तित्व प्रच्छन्न यानी अलग हो जाता है, सभ्यता के आवरण से हमारा व्यक्तित्व प्रच्छन्न यानी अलग हो जाता है। इस प्रच्छन्नता को छीनने की ताकत कविता में है, इस प्रच्छन्नता को छीनने की ताकत कविता में है। और जब तक समाज में कविता है तब तक इस सभ्यता का आवरण चीर कर सहजता बाहर आएगी, और जब तक समाज में कविता है तब तक इस सभ्यता का आवरण चीर कर सहजता बाहर आएगी। अब देखते हैं कविता और सृष्टि प्रसार। कविता और सृष्टि प्रसार में हम देखेंगे सच्चा हृदय प्रकृति के सभी रूपों से लगाव, सच्चा हृदय प्रकृति के सभी रूपों से लगाव। इसमें पहला पॉइंट है प्रकृति में रुचि ही नहीं या दूरी बनाकर रहते हैं, प्रकृति में रुचि ही नहीं या दूरी बनाकर रहते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रकृति पसंद है पर चयनात्मक रूप में, प्रकृति पसंद है पर चयनात्मक रूप में। तीसरा पॉइंट है सबसे बेहतर वो हैं जो प्रकृति के सभी रूपों से मोहब्बत करता है, सबसे बेहतर वो हैं जो प्रकृति के सभी रूपों से मोहब्बत करता है। और चौथा पॉइंट है प्रकृति के चराचर रूपों से प्रेम करता हो, प्रकृति के चराचर रूपों से प्रेम करता हो। इसमें है रागात्मक सत्व ज़्यादा है, रागात्मक सत्व ज़्यादा है। इसमें आते हैं वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि कवियों से सीखनी चाहिए, वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि कवियों से सीखनी चाहिए। क्या, रागात्मक सत्व ज़्यादा है, क्या सीखनी चाहिए, प्रकृति के चराचर रूपों से प्रेम करना सीखना चाहिए। अच्छा कवि है जो प्रकृति के सभी चराचर रूपों से प्रेम करता है, अच्छा कवि वो है मतलब जो प्रकृति के सभी चराचर रूपों से प्रेम करता है। अब हम देखते हैं मार्मिक तथ्य। तो हमने कविता और जगत का संबंध में सभ्यता के आवरण देखा, फिर देखा हमने कविता और सृष्टि प्रसार। अब हम देखते हैं मार्मिक तथ्य। तो मार्मिक तथ्य में तथ्य होने चाहिए और तथ्य मार्मिक होने चाहिए। मार्मिक मतलब हृदय को छूने वाले, से मतलब छूने मतलब बेधने वाले, बेधने मतलब जैसे जायसी ने नागमती के विरह में रानीपन को नहीं बल्कि नारीपन को दर्शाया है। मार्मिक होने चाहिए, मार्मिक तथ्य में तथ्य होने चाहिए, वो भी मार्मिक होने चाहिए। मार्मिक मतलब हृदय को छूने वाले होने चाहिए, छूने का मतलब है बेधने वाले। जैसे जायसी ने नागमती के विरह में
रानीपन को नहीं बल्कि नारीपन को दर्शाया है, ताकि आम पाठक में मार्मिकता उत्पन्न हो सके। तो अब हम देखते हैं काव्योपयोगी तथ्यों का विश्लेषण। इसमें हम पहला देखेंगे भावना या कल्पना। भावना या कल्पना में क्या है? किसी अमूर्त को अपने मन में मूर्त रूप में ले आना। किसी अमूर्त को अपने मन में मूर्त रूप में ले आना, ये है भावना या कल्पना। इसमें आता है पहला, जैसे उपासना मतलब ईश्वर के चित्र को मन में सोचकर प्रार्थना करना। इसमें आता है भावना या कल्पना में पहला आता है उपासना, यानी ईश्वर के चित्र को मन में सोचकर प्रार्थना करना। दूसरा आता है प्रतिभा। तीसरा आता है विधायक कल्पना। और इसमें ही विधायक कल्पना में एक होता है ग्राहक कल्पना। विधायक कल्पना मतलब कवि के लिए जरूरी है, यानी कवित्री प्रतिभा है। विधायक कल्पना जो है ये कवि के लिए जरूरी है, यानी ये कवित्री प्रतिभा है। ग्राहक कल्पना क्या है? श्रोता या पाठक के लिए जरूरी है, और ये भावित्री प्रतिभा है। ग्राहक कल्पना है, श्रोता या पाठक के लिए जरूरी है, और ये भावित्री प्रतिभा है। अब देखते हैं कविता की भाषा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था? कविता की भाषा। कविता की भाषा में पहला पॉइंट है चित्र के रूप में। कविता की भाषा क्या होनी चाहिए? चित्र के रूप में, यानी बिंबात्मकता हो। कविता की भाषा पहला क्या है? चित्र के रूप में होना चाहिए, यानी बिंबात्मकता हो। इसके लिए प्रायः लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग बेहतर होता है। बिंबात्मकता के लिए प्रायः लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग बेहतर होता है। दूसरा पॉइंट है कविता की भाषा में पारिभाषिक शब्दों से बचें, यानी अप्रतित्व दोष से बचाव करें। पारिभाषिक शब्दों का मतलब शब्दों से बचें। इसमें है जाति सूचक शब्द से बेहतर विशेष व्यापार सूचक शब्द उपयोग करना है। जाति सूचक शब्द से बेहतर विशेष व्यापार सूचक शब्द उपयोग करना है। ठीक। तीसरा पॉइंट है कविता की भाषा में नाद सौंदर्य। ऐसी ध्वनियों का प्रयोग करना जिसकी वजह से कविता गाने योग्य हो। ठीक। और नाद सौंदर्य में ही दूसरा पॉइंट है कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, आसानी से लंबे समय तक स्मरण रहती है। कविता की आयु बढ़ती है, आसानी से लंबे समय तक स्मरण रहती है। अब हम इसमें कविता की भाषा में चौथा पॉइंट देखते हैं। अच्छा कवि नाम के स्थान पर गुण सूचक शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे कृष्ण के लिए गिरिधर मुरलीधर। तो ये था कविता की भाषा। कविता की भाषा किसका हिस्सा है? काव्योपयोगी तथ्यों का विश्लेषण। अब हम देखते हैं काव्योपयोगी तथ्यों के विश्लेषण का तीसरा पॉइंट अलंकार। अलंकार क्या है? शुक्ल जी अलंकार को कम पसंद करते हैं। अलंकार कविता में सौंदर्य पैदा नहीं कर सकती। उदाहरण, जिस प्रकार एक कुरूप स्त्री को आभूषण सुंदर नहीं बना सकते हैं, उसी प्रकार कविता में सुंदरता न हो तो अलंकार उसमें सुंदरता नहीं पैदा कर सकती है। थोड़े बहुत अलंकार हो तो अच्छी बात है। भामा अलंकार के प्रवचव को डांटते हैं। भामा जो है वो अलंकार के प्रवचव को डांटते हैं। भामा जो है वो अलंकार के प्रवचव हैं। भामा क्या है? वो अलंकार के प्रवचव हैं, यानी प्रवाचक भी बोल सकते हैं। इनको डांटते हैं। कौन डांटते हैं? शुक्ल जी डांटते हैं। तो भामा को डांटते हैं। अलंकार साधन है, साक्ष्य नहीं है। अलंकार क्या है? वो साधन है, साक्ष्य नहीं है। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं काव्योपयोगी तथ्यों का विश्लेषण का चौथा पॉइंट, यानी चमत्कारवाद। चमत्कारवाद क्या है? भारत के कुंतक तथा पश्चिम के क्रोचे की आलोचना की।
भारत के कुंतक तथा पश्चिम के क्रोचे की आलोचना की, क्योंकि इन्होंने चमत्कार को कविता के केंद्र में रखा। क्योंकि इन्होंने चमत्कार को कविता के केंद्र में रखा। चमत्कारवाद में दूसरा पॉइंट है उक्त वैचित्र्य। उक्त वैचित्र्य उक्त वैचित्र्य का मतलब है वर्ण, शब्द, वाक्य थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादा नहीं। उक्त वैचित्र्य मतलब वर्ण, शब्द, वाक्य थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादा नहीं। तीसरा पॉइंट है इसमें चमत्कारवाद में वक्रता। वक्रता जो है वो भाव प्रेरित होना चाहिए। भाव प्रेरित हो तो अच्छा है। ठीक, भाव प्रेरित अच्छा है, वक्रता में भाव प्रेरित अच्छा है। जैसे सूरदास, सूरदास में गोपियों का तर्क जो है उर में माखन चोर गड़े, ये जो है ये अच्छा है। और वक्रता दो प्रकार से, भाव प्रेरित, बुद्धि प्रेरित। तो भाव प्रेरित अच्छा है, जबकि बुद्धि प्रेरित क्या है, कविता को नुकसान पहुंचाती है। वक्रता भाव प्रेरित होनी चाहिए, उसके लिए अच्छा है। बुद्धि प्रेरित जो है वो कविता को नुकसान पहुंचाती है। जैसे केशवदास को डांटा। जैसे क्या है, केशवदास को डांटा। क्यों डांटा? पहला पॉइंट है कौवा सुबह सुबह परेशान है क्योंकि उसकी कालिख खत्म नहीं हुई, बाकी सबकी हो गई। और दूसरा पॉइंट है राजा की धवल कीर्ति, रानी के बाल सफ़ेद। राजा की धवल कीर्ति यानी रानी के बाल सफ़ेद, तो इसके लिए डाटा केशवदास को। अब हम देखते हैं काव्योपयोगी तथ्यों का विश्लेषण का लास्ट पॉइंट यानी सौंदर्य। सौंदर्य में क्या है, दो बातें आती हैं, एक रसवादी, एक आत्मनिष्ठ। रसवादी आत्मनिष्ठ मानते हैं, मार्क्सवादी वस्तुनिष्ठ मानते हैं। मतलब सौंदर्य को रसवादी जो हैं वो कहते हैं ये आत्मनिष्ठ होते हैं, और मार्क्सवादी कहते हैं कि जो सौंदर्य है वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक, तो सौंदर्य में पहला पॉइंट है आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं। आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं। दूसरा पॉइंट है सौंदर्य बोध आंतरिक होता है, वही बाहर नजर आता है। दूसरा पॉइंट क्या है, सौंदर्य बोध आंतरिक होता है, वही बाहर नजर आता है। तीसरा पॉइंट है आंतरिक सौंदर्य को बाहरी सौंदर्य से ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। आंतरिक सौंदर्य को बाहरी सौंदर्य से ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। तो इसी के साथ काव्योपयोगी तत्वों का विश्लेषण समाप्त होता है। अब हम कविता क्या है का लास्ट जो चौथा पॉइंट है कविता और मानव जीवन का संबंध, उसके पहले पॉइंट पे बात करते हैं यानी मनोरंजन। मनोरंजन में पहला पॉइंट है साधन के तौर पर। मनोरंजन जो है वो साधन के तौर पर होना चाहिए। मनोरंजन का दूसरा पॉइंट है जरूरी है। मनोरंजन जरूरी है पर केवल साधन के रूप में। मनोरंजन जरूरी है पर केवल साधन के रूप में, क्योंकि वह पाठक के चित्त को बांधे रहता है। क्योंकि वह पाठक के चित्त को बांधे रहता है। मनोरंजन का तीसरा पॉइंट है किंतु उन्हें खारिज करते हैं जो मनोरंजन को साध्य बना रहे हैं। किंतु उन्हें खारिज करते हैं जो मनोरंजन को साध्य बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कविता और मानव जीवन का संबंध का दूसरा पॉइंट काव्य और व्यवहार। काव्य और व्यवहार में व्यवहार क्या है, व्यवहार तीन प्रकार से हैं, भाव संगत, भाव तटस्थ, भाव विरुद्ध। व्यवहार तीन प्रकार से हैं, भाव संगत, भाव तटस्थ, भाव विरुद्ध। भाव संगत, भाव तटस्थ, भाव विरुद्ध। तो मनुष्यता की उच्च भूमि। अब हम देखते हैं मनुष्यता की उच्च भूमि यानी कविता और मानव जीवन के संबंध का तीसरा पॉइंट देखते हैं मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्यता की उच्च भूमि में है मनुष्यों का भाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। मनुष्यों का भाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा है जो पशुओं से अलग है, क्योंकि पशुओं में परिवार को तथा अपने मालिक को लेकर ही भाव क्षेत्र विस्तृत है। क्योंकि पशुओं में परिवार मतलब बच्चों को लेकर मादा में, क्योंकि पशुओं में परिवार को तथा अपने मालिक को लेकर ही भाव क्षेत्र विस्तृत है। मनुष्य तब मनुष्य बनता है जब वह इससे ज़्यादा भाव क्षेत्र में विस्तृत बनता है। मनुष्य तब मनुष्य बनता है जब वह इससे ज़्यादा भाव क्षेत्र में विस्तृत बनता है। इससे ज़्यादा मतलब जैसे पशुओं में क्या होता है, बच्चों को लेकर मादा में और अपने मालिक के प्रति होता है, जबकि मनुष्य तब मनुष्य बनता है जब वह इससे ज़्यादा यानी अपना समाज
अपना राष्ट्र, विश्व, प्रकृति आदि में जब वो विस्तृत बनता है, आदि भाव क्षेत्र में जब वो विस्तृत बनता है तभी वो मनुष्य बनता है। अब हम देखते हैं कविता और मानव जीवन के संबंध में चौथा पॉइंट है कविता पर अत्याचार। कविता पर अत्याचार में पहला पॉइंट है कविता उपकरण का साधन बन जाती है। कविता उपकरण का साधन बन जाती है। और दूसरा पॉइंट है चाटुकारिता का भाव। चाटुकारिता का भाव, जैसे लल्लू चालीसा जो है आधुनिक काल का, उसमें चाटुकारिता का भाव दिखता है जो कविता पर अत्याचार के समान ही है। चाटुकारिता का भाव लल्लू चालीसा आधुनिक काल का। तो कविता पर अत्याचार में 2 पॉइंट है। पहला है कविता उपकरण का साधन बन जाती है। दूसरा पॉइंट है चाटुकारिता का भाव लालू चालीसा आधुनिक काल। अब हम देखते हैं 5वां पॉइंट कविता और मानव जीवन के संबंध में, जो है कविता की आवश्यकता। कविता की आवश्यकता में पहला पॉइंट है हमेशा बनी रहेगी। कविता की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट है सभ्यता के आवरणों से उत्पन्न प्रच्छन्नता को हटाने के लिए जरूरी है। सभ्यता के आवरणों से उत्पन्न प्रच्छन्नता को हटाने के लिए जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है मनुष्यता की उच्च भूमि तक पहुँचने के लिए कविता की आवश्यकता है। मनुष्यता की उच्च भूमि तक पहुँचने के लिए कविता की आवश्यकता है। तो कविता की आवश्यकता में 3 पॉइंट हैं। पहला है हमेशा कविता की आवश्यकता बनी रहेगी। दूसरा है सभ्यता के आवरणों से उत्पन्न प्रच्छन्नता को हटाने के लिए जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है मनुष्यता की उच्च भूमि तक पहुंचने के लिए इसकी आवश्यकता है या जरूरी है। तो इसी के साथ लेक्चर 153 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 154। इसमें हम देखते हैं निबंध शैली। निबंध शैली देखते हैं। तो जो निबंध है ना वो 2 प्रकार से होते हैं, एक विचार प्रधान निबंध और दूसरा ललित निबंध। ललित निबंध में आता है जैसे कुटा जा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटा जा जाता है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय का आ जाता है। तो कौन कौन से आते हैं? ललित निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटा जा जाता है, कुबेरनाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास आ जाता है। तो फिर से मैं बोलूँगा, ललित निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटा जाता है, कुबेरनाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास आता है। और अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में कौन कौन से लेखक आते हैं? तो डॉक्टर जॉनसन और मानतेन, डॉक्टर जॉनसन मानतेन, डॉक्टर जॉनसन और मानतेन, डॉक्टर जॉनसन और मानतेन ललित निबंध में पश्चिम में आते हैं। और अगर भारतीय बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज और कुबेरनाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास आता है। ठीक है। और भी अगर बात करें तो एक और लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। ये भी ललित निबंध में आता है। तो ललित निबंध में कौन कौन आता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज, कुबेरनाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास और विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये आता है। और वही निबंध के विचार प्रधान निबंध की बात करें तो विचार प्रधान निबंध क्या है? जिसमें वैज्ञानिक तथा तार्किक लेखन होता है, वैज्ञानिक तथा तार्किक लेखन, वैज्ञानिक तथा तार्किक लेखन जिसमें होता है। और दूसरा है निश्चित या ठोस विषय पर लिखा जाना, निश्चित या ठोस विषय पर लिखा जाना। तो विचार प्रधान निबंध क्या है? पहला वैज्ञानिक तथा तार्किक लेखन जिसमें होता है, दूसरा निश्चित या ठोस विषय पर लिखा जाना, और तीसरा है निबंध बधा हुआ कोई बिखराव नहीं। विचार प्रधान निबंध में तीसरा क्या है? निबंध बधा हुआ कोई बिखराव नहीं, निबंध बधा हुआ कोई बिखराव नहीं, निबंध बधा हुआ कोई बिखराव नहीं। और चौथा है आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल और प्रेमचंद, आचार्य शुक्ल, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा। आचार्य शुक्ल, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा। विचार प्रधान निबंध में कौन कौन से आते हैं लेखक? आचार्य शुक्ल आते हैं, प्रेमचंद आते हैं, बालकृष्ण भट्ट आते हैं, रामविलास शर्मा आते हैं। आचार्य शुक्ल, प्रेमचंद,
बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा। आचार्य शुक्ल के निबंध सिर्फ विचार प्रधान नहीं है बल्कि व्यक्तित्व व्यंजक स्मरण भी शामिल है। तो आचार्य शुक्ल के निबंध सिर्फ विचार प्रधान नहीं है बल्कि व्यक्तित्व व्यंजक स्मरण भी शामिल है, यानी व्यक्तिनिष्ठता भी है। ठीक, अब देखते हैं ललित निबंध। ललित निबंध में हमने देख लिया कौन कौन से लेखक हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। अब ललित निबंध में और देखते हैं। ललित निबंध क्या है? किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। ललित निबंध जो है किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है तथा लेखक अपनी निजी अनुभूतियों का भी इस्तेमाल करता है। ललित निबंध क्या है? किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है तथा लेखक अपनी निजी अनुभूतियों का भी इस्तेमाल करता है। ललित निबंध क्या है? किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है तथा लेखक अपनी निजी अनुभूतियों का भी इस्तेमाल करता है। और ललित निबंध में दूसरा है व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता या निजता पर केंद्रित। व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता या निजता पर केंद्रित। तो व्यक्तिनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या निजता पर केंद्रित, तो वो होता है ललित निबंध। और ललित निबंध में सबसे बड़े जो लेखक हैं उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उनका कोटा तो है ये है ललित निबंध। तो ललित निबंध क्या है? किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है तथा लेखक अपनी निजी अनुभूतियों का भी इस्तेमाल करता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता या निजता पर केंद्रित होता है, और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम देखते हैं दो और हैं, डॉक्टर जॉनसन और मानतेन। डॉक्टर जॉनसन और मानतेन, तो इनका निबंध है मन की मुक्त उड़ान है। इनका निबंध जो है डॉक्टर जॉनसन और मानतेन का मिला हुआ निबंध है, मन की मुक्त उड़ान है। मन की मुक्त उड़ान है, मन की मुक्त उड़ान है। इनके निबंध के केंद्र में व्यक्तित्व होना चाहिए। इन्होंने कहा निबंध के केंद्र में व्यक्तित्व होना चाहिए। निबंध के केंद्र में व्यक्तित्व होना चाहिए। निबंध की केंद्रीय विशेषता क्या है? व्यक्तित्व जो है वो निबंध की केंद्रीय विशेषता होनी चाहिए, निबंध की केंद्रीय विशेषता। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार व्यक्तित्व विचारशील होना चाहिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार व्यक्तित्व विचारशील होना चाहिए। व्यक्तित्व का संबंध विचारों से भी है, न कि सिर्फ भावना से है। आचार्य शुक्ल के अनुसार व्यक्तित्व विचारशील होना चाहिए। व्यक्तित्व का संबंध विचारों से भी है, न कि सिर्फ भावना से है। भावनाओं से संबंध मर्यादित रूप में होना चाहिए। भावनाओं से संबंध मर्यादित रूप में होना चाहिए। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार व्यक्तित्व विचारशील होना चाहिए। व्यक्तित्व का संबंध विचारों से भी है, ना कि सिर्फ भावना से है। भावनाओं से संबंध मर्यादित रूप में होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं निगमनात्मक शैली। निगमनात्मक शैली, निगमनात्मक शैली, निगमनात्मक शैली यानी डिडक्टिव। निगमनात्मक शैली यानी डिडक्टिव। डिडक्टिव शैली क्या है? यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर। यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर, वो है निगमनात्मक शैली, यानी यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक से किसी एक का, वो है निगमनात्मक शैली यानी यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर, यानी बड़े निष्कर्ष से छोटा निष्कर्ष निकाल लेना ही निगमनात्मक शैली है। निगमनात्मक शैली क्या है? बड़े निष्कर्ष से छोटा निष्कर्ष निकाल लेना, वो है निगमनात्मक शैली। इसमें आता है मैथमेटिशियन साइंस, मैथमेटिशियंस और साइंस इसमें आता है, मैथमेटिशियन साइंस इसमें आता है निगमनात्मक शैली। और एक होता है आगमनात्मक शैली। आगमनात्मक शैली, आगमनात्मक शैली, आगमनात्मक शैली यानी इंडक्टिव। इंडक्टिव, इंडक्टिव क्या है? पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल। पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल यानी छोटे छोटे निष्कर्षों से एक बड़ा निष्कर्ष निकालना। छोटे छोटे निष्कर्षों से एक बड़ा निष्कर्ष निकालना, वो है आगमनात्मक शैली। आगमनात्मक शैली क्या है? छोटे छोटे निष्कर्षों से एक बड़ा निष्कर्ष निकालना। ठीक है, अब देखते हैं विषय। विषय है ना, विषय दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है नॉर्मेटिव। एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है नॉर्मेटिव। तो डिस्क्रिप्टिव जो होता है ना, वो क्या है? वो वर्णनात्मक या विवरणात्मक है।
वर्णनात्मक या विवरणात्मक है। तो वर्णनात्मक या विवरणात्मक जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। मतलब कौन कौन से हैं? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये जो तीनों हैं ये डिस्क्रिप्टिव हैं, यानी वर्णनात्मक या विवरणात्मक हैं। नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव है मानकीय। नॉर्मेटिव क्या है? वो मानकीय है। मानकीय मतलब क्या होना चाहिए। जैसे डिस्क्रिप्टिव जो है ना वो वर्णनात्मक या विवरणात्मक है, उसमें आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जबकि नॉर्मेटिव जो है वो मानकीय है। नॉर्मेटिव क्या है? वो मानकीय है। मानकीय मतलब क्या होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इसमें जैसे एथिक्स आ गया, साहित्य आ गया, ये सब नॉर्मेटिव में आते हैं। तो शुक्ल जी के, अब देखते हैं शुक्ल जी के निबंध वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ क्या है। शुक्ल जी के निबंध क्या वस्तुनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ? तो आत्मनिष्ठ अगर हम बात करें तो आत्मनिष्ठ क्या होता है? ये विषयनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव, व्यक्ति प्रधान। यानी वस्तुनिष्ठ को, आत्मनिष्ठ को हम क्या बोल सकते हैं? आत्मनिष्ठ को हम बोल सकते हैं विषयनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव और व्यक्ति प्रधान। विषयनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव, व्यक्ति प्रधान। विषयनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव, व्यक्ति प्रधान। इसे आत्मनिष्ठ को हम इतने तरीके से बोल सकते हैं, यानी विषयनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव, व्यक्ति प्रधान। वस्तुनिष्ठ जो है ना उसे हम ऑब्जेक्टिव, विषयनिष्ठ, विषय प्रधान बोल सकते हैं। यहाँ हमें दो बातों का खास ध्यान देना है। जैसे आत्मनिष्ठ में है विषयनिष्ठ, लेकिन अगर विषयनिष्ठ लिख उठा तो वो वस्तुनिष्ठ हो जाता है। तो आत्मनिष्ठ को हम बोलते हैं विषयनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव, व्यक्ति प्रधान। और वहीं वस्तुनिष्ठ को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, विषयनिष्ठ और विषय प्रधान। ऑब्जेक्टिव, विषयनिष्ठ, विषय प्रधान। और जबकि आत्मनिष्ठ में व्यक्ति प्रधान है, वस्तुनिष्ठ में विषय प्रधान। ठीक, अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ क्या है और आत्मनिष्ठ क्या है। वस्तुनिष्ठ में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि इसमें तथ्यों की प्रधानता होती है। तथ्य मतलब सूचनाएं, आंकड़े। वस्तुनिष्ठ में पहला पॉइंट है तथ्यों की प्रधानता होती है, यानी तथ्यों का मतलब है आंकड़े और सूचनाएं। वस्तुनिष्ठ में दूसरा पॉइंट है किसी अन्य व्यक्ति का उद्धरण या कथन करना। किसी अन्य व्यक्ति का उद्धरण या कथन करना। किसी अन्य व्यक्ति का उद्धरण या कथन करना, ये वस्तुनिष्ठ है। और वस्तुनिष्ठ का तीसरा पॉइंट है बुद्धि से निकट का संबंध होता है। बुद्धि से निकट का संबंध, बुद्धि से निकट का संबंध, ये वस्तुनिष्ठ है। तो वस्तुनिष्ठ में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है तथ्यों की प्रधानता होती है। तथ्यों की प्रधानता मतलब तथ्य मतलब सूचनाएं और आंकड़े। वस्तुनिष्ठ में दूसरा पॉइंट है किसी अन्य व्यक्ति का उद्धरण या कथन करना। किसी अन्य व्यक्ति का उद्धरण या कथन करना। और तीसरा पॉइंट है बुद्धि से निकट का संबंध, यानी बुद्धि से निकट का संबंध होता है। आत्मनिष्ठ क्या है? आत्मनिष्ठ जो है ये भावनाएं, विचार होते हैं। आत्मनिष्ठ जो है वो खुद की भावनाएं या विचार होते हैं। यानी आत्मनिष्ठ में पहला पॉइंट है भावनाएं, विचार, और ब्रैकेट में है विचार का संबंध बुद्धि से ही, पर यह आत्मनिष्ठ है। विचार का जो संबंध है वो बुद्धि से है, लेकिन यह आत्मनिष्ठ है। तो आत्मनिष्ठ में पहला पॉइंट है भावनाएं और विचार होती हैं। विचार का संबंध बुद्धि से ही, पर यह आत्मनिष्ठ है। और आत्मनिष्ठ में दूसरा पॉइंट है कि यह मत या राय होता है। मत या राय होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें सौंदर्य बोध होता है। और चौथा पॉइंट है इसमें रुचियाँ होती हैं। यदि आत्मनिष्ठ में पहला पॉइंट है भावनाएं या विचार, मतलब भावनाएं, विचार। दूसरा पॉइंट है मत या राय होता है। तीसरा पॉइंट है सौंदर्य बोध होता है। और चौथा पॉइंट है रुचियाँ। ठीक, अब हम पढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है, वस्तुनिष्ठ का अर्थ है ऐसे प्रसंग जो लेखक के मन या व्यक्तित्व से निर्धारित न होते हों। ऐसे बोलूँगा, वस्तुनिष्ठ का अर्थ है ऐसे प्रसंग जो लेखक के मन या व्यक्तित्व से निर्धारित न होते हों। ऐसे प्रसंग जो लेखक के मन या व्यक्तित्व से निर्धारित न होते हों। तथ्यों, सिद्धांतों, परिभाषाओं, आंकड़ों और सूचनाओं को प्रायः वस्तुनिष्ठता के दायरे में रखा जाता है। इसके विपरीत आत्मनिष्ठता का संबंध
उन स्थितियों से है, आत्मनिष्ठता का संबंध उन स्थितियों से है जिनमें रचनाकार की निजता हावी होती है, जिनमें रचनाकार की निजता हावी होती है, जैसे उसकी कल्पनाएं, मौलिकताएं, सौंदर्यबोध, रुचियां या किसी प्रश्न पर उसकी निजी राय। तो आत्मनिष्ठता का संबंध उन स्थितियों से है जिनमें रचनाकार की निजता हावी होती है, जैसे उसकी कल्पनाएं, मौलिकताएं, सौंदर्यबोध, रुचियां या किसी प्रश्न पर उसकी निजी राय। चिंतामणि के निबंधों की विशिष्टता यह है कि चिंतामणि के निबंधों की विशिष्टता यह है कि उनमें वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता के गुण साथ साथ उपस्थित हैं। चिंतामणि के निबंधों की विशिष्टता यह है कि उनमें वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता के गुण साथ साथ उपस्थित हैं। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसमें एक कुछ करके लिखा है, बिंदु 4 और 5 जो है पेज नंबर 8 पे 4.1, वो हमें प्रिंट एंड नोट से देख लेना है। अब चलिए हम देखते हैं। एक प्रश्न है, चिंतामणि के निबंध बुद्धि प्रधान है या हृदय प्रधान? ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है, दोबारा से बोलता हूँ। चिंतामणि के निबंध बुद्धि प्रधान है या हृदय प्रधान? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में पहला पॉइंट है, निबंध सामान्यतः दो प्रकार के माने गए हैं, बुद्धि प्रधान तथा हृदय प्रधान। बुद्धि प्रधान निबंध विचारात्मक व बुद्धि प्रधान निबंध विचारात्मक व विश्लेषणात्मक शैली से लिखे जाते हैं, जबकि हृदय प्रधान निबंधों में भावुकता और लालित्य की केंद्रीय स्थिति होती है। जबकि हृदय प्रधान निबंधों में भावुकता और लालित्य की केंद्रीय स्थिति होती है। चिंतामणि के निबंधों में बुद्धि और हृदय का इतना सुंदर सामंजस्य है कि यह दुविधा उठ खड़ी होती है कि इन्हें बुद्धि प्रधान कहा जाए या हृदय प्रधान। दूसरा पॉइंट है, चिंतामणि के भूमिका को ध्यान से पढ़ें तो स्पष्ट होता है कि इस प्रश्न का उत्तर खुद शुक्ल जी दे गए हैं। वे लिखते हैं, इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। उसके बाद क्रॉस है 3, बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। दोबारा से बोलता हूँ, क्या कहते हैं शुक्ल जी, इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर ... बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है, इन कथनों से स्पष्ट होता है कि शुक्ल जी के निबंध बुद्धि प्रधान ही हैं। चूँकि यात्रा के लिए बुद्धि निकली है, यात्रा पथ को बुद्धि पथ कहा गया है, इसलिए बुद्धि की प्रधानता निर्विवाद है। हृदय की भूमिका सिर्फ सहायक की है। यह एक अन्य वाक्य से स्पष्ट होता है, जहां वे बताते हैं कि बुद्धि की थकान का निवारण हृदय से होता है। जहां वे बताते हैं कि बुद्धि की थकान का निवारण हृदय से होता है। अपना रास्ता निकालते हुए बुद्धि जहाँ कहीं अपना रास्ता निकालते हुए बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावात्मक स्थलों पर पहुँचती है, जहाँ कहीं मार्मिक या भावनात्मक स्थलों पर पहुँचती है या पहुँची है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है, कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है।
इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। दोबारा से पढ़ूंगा इसे। अपना रास्ता निकालते हुए बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावात्मक स्थलों पर पहुँची है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। और चौथा पॉइंट है, भूमिका में आचार्य शुक्ल द्वारा की गई यह घोषणा चिंतामणि के हर निबंध में व्यवहारिक रूप से दिखती है। श्रद्धा, भक्ति और कविता क्या है को आधार बनाकर इन निबंधों की बुद्धि प्रधानता को रेखांकित किया जा सकता है। इसमें का पॉइंट है, दोनों निबंधों की शुरुआत सैद्धांतिक व वैज्ञानिक विवेचन से हुई है, जो बुद्धि प्रधानता का ही लक्षण है, फिर इसका उदाहरण दे देना है। खा पॉइंट है, दोनों निबंधों में विषय से संबंधित अवधारणाओं का सूक्ष्म विश्लेषण हुआ है, जैसे कृतज्ञता और श्रद्धा में अंतर, कुंतक और क्रोचे की तुलना इत्यादि। और गा पॉइंट है, हृदय की भूमिका केवल वहाँ दिखती है जहाँ शुक्ल जी हास्य, व्यंग्य, क्रोध, निजी जीवन के उदाहरण, मुहावरों और लोकोक्तियाँ आदि का प्रयोग करते हैं। ये प्रसंग पाठक की बौद्धिक थकान को दूर तो करते हैं, अमूर्त सिद्धांत को सरल रूप में समझाते भी हैं, किंतु निबंध की विषय वस्तु में कुछ नया नहीं जोड़ते। अब जैसे उदाहरण है, 8 अंगुल मुँह, उसके बाद डॉट डॉट है, उसके बाद प्रोफेसर राम मूर्ति, फिर डॉट डॉट है। अब निष्कर्ष में क्या है? निष्कर्ष, चिंतामणि के निबंध बुद्धि प्रधान ही है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है, किंतु यह निबंध बुद्धि प्रधान होकर भी किसी दार्शनिक, वैज्ञानिक या सिद्धांतकार की लेखन की तरह शुष्क और नीरस नहीं है। बुद्धि की जटिल व थकाऊ यात्रा के बीच हृदय पक्ष की यह क्षणिक उपस्थिति निश्चित तौर पर शुक्ल जी के निबंधों को विशिष्ट बनाती है। तो यहीं पे इसका उत्तर समाप्त होता है कि चिंतामणि के निबंध बुद्धि प्रधान है या हृदय प्रधान। अब ललित निबंध में अगर दो और हम लेखकों की बात करें तो इसमें पहले हैं प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे हैं बाल मुकुंद गुप्त। प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, ये भी ललित निबंध के ही लेखक हैं। अब हम देखते हैं चिंतामणि का नामकरण। क्या देखते हैं? चिंतामणि का नामकरण। तो इसमें पहला पॉइंट है, शुरू में चिंतामणि का नाम विचार वीथी था। दूसरे संस्करण में शुक्ल जी ने इसका नाम चिंतामणि रखा। ब्रैकेट में है, विचार वीथी बराबर विचारों की विभिन्न गलियों में ले जाने वाली पुस्तक। विचार वीथी मतलब बराबर क्या होता है? विचारों की विभिन्न गलियों में ले जाने वाली पुस्तक। दूसरा पॉइंट है, चिंतामणि के अर्थ की 3 व्याख्याएं मिलती हैं। जिसमें का है, वह कल्पित मणि जिससे हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह कल्पित मणि जिससे हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह अर्थ उचित प्रतीत नहीं होता। अब खा पॉइंट है, चिंतामणि एक मंत्र का नाम है जिनका संबंध
देवी सरस्वती की प्रार्थना से है, जिनका संबंध देवी सरस्वती की प्रार्थना से है। मान्यता है कि बच्चों को यह मंत्र सिखाने से उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि बच्चों को यह मंत्र सिखाने से उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। यह अर्थ भी उचित प्रतीत नहीं होता। और गा पॉइंट है, तीसरी व्याख्या चंद्रशेखर शुक्ल ने की। तीसरी व्याख्या चंद्रशेखर शुक्ल ने की। उनके अनुसार चिंता का अर्थ चिंतन से है। उनके अनुसार चिंता का अर्थ चिंतन से है। अतः चिंतामणि का अर्थ हुआ सूक्ष्म चिंतन से प्रकाशित विचार रूपी मणियाँ। सूक्ष्म चिंतन से प्रकाशित विकास रूपी मणियाँ। सूक्ष्म चिंतन से प्रकाशित विचार रूपी मणियाँ। सूक्ष्म चिंतन से प्रकाशित विचार रूपी मणियाँ। यही अर्थ उचित प्रतीत होता है। यही अर्थ उचित प्रतीत होता है। अब हम एक और नए प्रश्न को देखते हैं। नया प्रश्न है, क्वेश्चन है, शुक्ल जी के निबंध संबंधी विस्तार। शुक्ल जी के निबंध संबंधी विस्तार। ये हम देखेंगे पेज नंबर 10 4.1। पेज नंबर 10 यानी प्रिंटेड नोट्स में जो 10वां है, प्रिंटेड नोट 10 4.1, ये पेज नंबर 10। तो इसमें जो है अधिकांश बिंदु, इसमें उत्तर में इसके अधिकांश बिंदु नोट्स से थोड़ा ज़्यादा बाकी नोट्स में देखें। अधिकांश बिंदु नोट्स से थोड़ा ज़्यादा बाकी नोट्स में देखें, यानी नोट्स से ज़्यादा ही हमें देखना है। इसमें और एक पॉइंट हम देखते हैं, मतलब इसी उत्तर में एक पॉइंट है, 7वां पॉइंट करके लिखा है, शुक्ल जी ने निबंध लेख तथा प्रबंध में कोई विशेष अंतर नहीं माना है। शुक्ल जी ने निबंध लेख तथा प्रबंध में कोई विशेष अंतर नहीं माना है और तीनों शब्दों को प्रायः समानार्थक रूपों में प्रयुक्त किया है। 8वां पॉइंट है, डॉक्टर जॉनसन डैश निबंध मुक्त मन की मौज अनियमित व अपरिपक्व सी रचना एक ऐसी कृति है जो ना तो नियमबद्ध है और ना तो व्यवस्थित, जो एक उच्छृंखल भावा अभिव्यक्ति है। आवेग के क्षणों में लिखी गई शब्दाव्यंजनापूर्ण और एक खास किस्म का बुद्धिविलास है। आवेग के क्षणों में लिखी गई शब्दाव्यंजनापूर्ण और एक खास किस्म का बुद्धिविलास है। आवेग के क्षणों में लिखी गई शब्दाव्यंजनापूर्ण और एक खास किस्म का बुद्धिविलास है। अब है दूसरा, इसमें मॉन्टेन के सामने डैश लगा के है। मॉन्टेन एक स्वतंत्र चिंतनपूर्ण मनमौजी उक्तियों और अभिव्यक्तियों की मौज ही निबंध है। एक स्वतंत्र चिंतनपूर्ण मनमौजी उक्तियों और अभिव्यक्तियों की मौज ही निबंध है। एक स्वतंत्र चिंतनपूर्ण मनमौजी उक्तियों और अभिव्यक्तियों की मौज ही निबंध है। ठीक है, तो निबंध क्या है, डॉक्टर जॉनसन के अनुसार हमने देखा और मॉन्टेन के अनुसार हमने देखा। अब एक और हेडिंग है, शुक्ल जी के विचारों के आलोक में शुक्ल जी के निबंध। जिसमें पहला पॉइंट है, पूरी तरह खरे उतरते हैं। दूसरा पॉइंट है, पहला प्रमाण डैश उनके निबंध विचार प्रधान हैं। भावनात्मक प्रसंग सिर्फ सहायक तौर पर। उनके निबंध विचार प्रधान हैं। भावनात्मक प्रसंग सिर्फ सहायक तौर पर। मूल विषय वस्तु के रूप में नहीं।
श्रद्धा भक्ति और कविता क्या है से उदाहरण इसमें दे देना है। तीसरा पॉइंट है निबंध शैली में वैज्ञानिक शैली के तत्व केंद्रीय हैं। निबंध शैली में वैज्ञानिक शैली के तत्व केंद्रीय हैं, जिनमें विचारों की गूढ़ गुम्फित परंपरा स्पष्टता दिखाई पड़ती है। जिनमें विचारों की गूढ़ गुम्फित परंपरा स्पष्टता दिखाई पड़ती है। कविता क्या है का आरंभिक पद याद रह पाए तो लिखें। कविता क्या है का आरंभिक पद याद रह पाए तो लिखें। तीसरे पॉइंट में लिख देना है, ठीक। चौथा पॉइंट है भावनाओं और कल्पनाओं की स्थिति अत्यंत मर्यादित है। भावनाओं और कल्पनाओं की स्थिति अत्यंत मर्यादित है। भावनाओं और कल्पनाओं की स्थिति अत्यंत मर्यादित है। इसमें 8 अंगुल मुँह ... प्रोफेसर राममूर्ति ... मतलब ये एग्जाम्पल हमें लिख देना है। अब हम एक और हेडिंग देखते हैं, चिंतामणि में निबंध के प्रकार। चिंतामणि में निबंध के प्रकार। चिंतामणि में निबंध के प्रकार में 2 प्रकार हैं, एक है मनोविकार परक और दूसरा है काव्य शास्त्रीय। मनोविकार परक और काव्य शास्त्रीय। तो मनोविकार परक में निबंध नंबर 1 से 10 तक है। मनोविकार परक निबंध नंबर 1 से 10 तक और काव्य शास्त्रीय में 11 से 17 तक। काव्य शास्त्रीय में 11 से 17 तक और मनोविकार परक में निबंध नंबर 1 से 10 तक। मनोविकार परक में भाव या मनोविकार उत्साह ये केंद्र होता है, मतलब भाव या मनोविकार उत्साह, भाव या मनोविकार उत्साह। जबकि काव्य शास्त्रीय में कविता क्या है, काव्य शास्त्रीय में कविता क्या है। मनोविकार परक में श्रद्धा भक्ति, करुणा, लाज और लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध ये सभी होते हैं। मतलब निबंध मनोविकार परक में पहला है निबंध नंबर 1 से 10 तक, भाव या मनोविकार उत्साह दूसरा है, तीसरा है श्रद्धा भक्ति, चौथा है करुणा, पांचवा है लज्जा और ग्लानि, छठवां है लोभ और प्रीति, सातवां है घृणा, आठवां है ईर्ष्या, नौवां है भय और 10वां है क्रोध। दोबारा से एक बार बोलूँगा, पहला है निबंध नंबर 1 से 10 तक, दूसरा है भाव या मनोविकार उत्साह, तीसरा है श्रद्धा भक्ति, चौथा है करुणा, पांचवा है लज्जा और ग्लानि, छठा है लोभ और प्रीति, सातवां है घृणा, आठवां है ईर्ष्या, नौवां है भय और 10वां है क्रोध। जबकि काव्य शास्त्रीय में है, काव्य शास्त्रीय में पहला है निबंध नंबर 11 से 17, दूसरा है कविता क्या है, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है तुलसी का भक्ति मार्ग, पांचवा है मानस की धर्म भूमि, छठवां है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, छठवां है 1 2 3 4 5 6 सातवां है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, और आठवां है रसात्मक बोध के विविध रूप, रसात्मक बोध के विविध रूप। मैं फिर से बोलता हूँ लास्ट बार, काव्य शास्त्रीय में पहला है निबंध नंबर 11 से 17, दूसरा है कविता क्या है, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है तुलसी का भक्ति मार्ग, पांचवा है मानस की धर्मभूमि, मानस की धर्मभूमि, छठवां है काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, और सातवां है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, और आठवां है रसात्मक बोध के विविध रूप, रसात्मक बोध के विविध रूप। तो अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके उत्तर। तो यूपीएससी में जैसे जो तीसरा क्वेश्चन है उसके उत्तर में है, जैसे अंतर्भेदी दृष्टि का मतलब है, अंतर्भेदी दृष्टि का मतलब है बुद्धि प्रधान, अंतर्भेदी दृष्टि का मतलब है बुद्धि प्रधान, और आत्मव्यंजना का मतलब है मर्यादित भावना भी, आत्मव्यंजना का मतलब है मर्यादित भावना भी, मर्यादित भावना भी। और जो छठा क्वेश्चन है उसके उत्तर में लिखना है श्रद्धा का स्वरूप बताना है, श्रद्धा का स्वरूप बताना है। यानी इसमें क्या, जैसे चिंतन की मौलिकता, रस की लोक मंगलवादी, चिंतन की मौलिकता डैश रस की लोक मंगलवादी, विवेचन की गंभीरता डैश गंभीर शैली,
आत्ममर्यादित व्यंग्य शैली। विवेचन की गंभीरता डैश गंभीर शैली, आत्ममर्यादित व्यंग्य शैली। और विश्लेषण की सूक्ष्मता डैश विचारों की गूढ़ गंभीरता, विचारों की गूढ़ गंभीरता। ब्रैकेट में कविता क्या है का आरंभिक पद, कविता क्या है का आरंभिक पद। तो विश्लेषण की सूक्ष्मता में डैश में है विचारों की गूढ़ गंभीरता, विचारों की गूढ़ गंभीरता। और ब्रैकेट में कविता क्या है का आरंभिक पद। ठीक। और देखते हैं शैली की प्रौढ़ता, शैली की प्रौढ़ता। इसमें देखेंगे तो वैज्ञानिक शैली, शैली की प्रौढ़ता में वैज्ञानिक शैली। ठीक। क्वेश्चन 17 के उत्तर में लिखेंगे, क्वेश्चन 17 के उत्तर में लिखेंगे व्यक्तित्व व्यंजक। तो व्यक्तित्व व्यंजक में दो चीज़ें लिखेंगे, एक वैचारिक, वैचारिक जो होगा वो मूल में होगा, वैचारिक मूल में होगा। और भावनात्मक सीमित में होगा, भावनात्मक सीमित में होगा। इसमें प्रोफेसर राममूर्ति के बारे में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 20 के उत्तर में लिखेंगे दोनों रूपों में किया, दोनों रूपों में किया पर प्रमुखता साहित्यकार के रूप में किया है। दोनों रूपों में किया पर प्रमुखता साहित्यकार के रूप में किया है। क्वेश्चन नंबर 24 के उत्तर में लिखेंगे रस दृष्टि, रस दृष्टि का मतलब डैश करके रस दृष्टि डैश रस की लोक मंगलवादी व्याख्या, रस की लोक मंगलवादी व्याख्या। यानी श्रद्धा भक्ति में लोक मंगल की व्याख्या करते हुए रस का वर्गीकरण, श्रद्धा भक्ति में लोक मंगल की व्याख्या करते हुए रस का वर्गीकरण। 25वां है सभ्यता का विकास, 25वां के उत्तर में लिखना है सभ्यता का विकास ज़्यादा, सभ्यता का आवरण ज़्यादा होगा, सभ्यता का विकास ज़्यादा, सभ्यता का आवरण ज़्यादा होगा। जिससे उत्पन्न प्रच्छन्नता को हटाने के लिए, जिससे उत्पन्न प्रच्छन्नता को हटाने के लिए कवि की तथा कविता की आवश्यकता पड़ेगी। जिससे उत्पन्न प्रच्छन्नता को हटाने के लिए कवि की तथा कविता की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 27 के उत्तर में है कविता संबंधी मूलभूत दृष्टि, कविता संबंधी मूलभूत दृष्टि। जिसमें डैश करके हमें लिखना है कविता भाव योग है, कविता भाव योग है जो ज्ञान योग कर्म योग के समकक्ष है। कविता भाव योग है जो ज्ञान योग कर्म योग के समकक्ष है। दूसरा पॉइंट है कविता संबंधी मूलभूत दृष्टि में, दूसरा क्या है सभ्यता का आवरण आदि सब महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करते हैं। सभ्यता का आवरण आदि सब महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करते हैं। सभ्यता का आवरण आदि सब महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करते हैं। ठीक। पीसीएस में जो पूछा गया है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यूपी पीसीएस में क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 2002 में पूछा गया है। उसके उत्तर में क्या लिखेंगे शुक्ल जी की आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य पद्धतियों का समन्वय। शुक्ल जी की आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य पद्धतियों का समन्वय। ब्रैकेट में श्रद्धा भक्ति तथा कविता क्या है के आधार पर, श्रद्धा भक्ति तथा कविता क्या है के आधार पर। और पहला जो है पहला प्रश्न होगा, प्रश्न का उत्तर ही होगा, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है, या यही 13 का ही होगा, 13 का ही होगा। शुक्ल जी भारतीय और पहला लिखा है शुक्ल जी भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के गहरे अध्यक्ष थे। शुक्ल जी भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के गहरे अध्यक्ष थे। अतः उनका नज़रिया दोनों के संश्लेषण से बना है, अतः उनका नज़रिया दोनों के संश्लेषण से बना है। दूसरा पॉइंट है कविता क्या है में, कविता क्या है में ऐसे अनेकानेक प्रसंग दिखते हैं। जैसे का नंबर है भारत और पश्चिम के उन विचारों को खारिज किया जो सहजता के विपरीत हैं। भारत और पश्चिम के उन विचारों को खारिज किया जो सहजता के विपरीत हैं। जैसे इसमें है कुंतक का वक्रोक्तिवाद, कुंतक का वक्रोक्तिवाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, भामा और उद्मट का अलंकारवाद, भामा और उद्मट का अलंकारवाद, भामा और उद्मट का अलंकारवाद, और पॉल टिलिक का प्रतीकवाद, और पॉल टिलिक का प्रतीकवाद, पॉल टिलिक का प्रतीकवाद। तो
भारत और पश्चिम के उन विचारों को खारिज किया जो सहजता के विपरीत हैं। कौन कौन से? कुंतक का वक्रोक्तिवाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, भामा और उद्मट का अलंकारवाद और पॉल टिलिक का प्रतीकवाद। अब खा नंबर है, भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार बनाया। भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को आधार बनाया। जैसे डैश है, कविता को भाव योग कहा, कविता को भाव योग कहा, रस दशा से जोड़ा, रस दशा से जोड़ा, अर्थात रसवाद को मूल सिद्धांत बनाया, अर्थात रसवाद को मूल सिद्धांत बनाया। रसवाद को पंडित राज जगन्नाथ की जगह, रसवाद को पंडित राज जगन्नाथ की जगह भरत मुनि के ढांचे पर स्वीकार किया। रसवाद को पंडित राज जगन्नाथ की जगह भरत मुनि के ढांचे पर स्वीकार किया, अर्थात उसमें लोक मंगलवाद को शामिल किया, अर्थात उसमें लोक मंगलवाद को शामिल किया। गा नंबर है, पश्चिम के भी कई सिद्धांतों को अपने दृष्टिकोण का हिस्सा बनाया। पश्चिम के भी कई सिद्धांतों को अपने दृष्टिकोण का हिस्सा बनाया। जैसे फिलिंट के बिंबवाद को महत्व दिया, फिलिंट के बिंबवाद को महत्व दिया। और है, भावना या कल्पना की चर्चा करते हुए, भावना या कल्पना की चर्चा करते हुए कोलरिज के कल्पना सिद्धांत से प्रभाव ग्रहण किया। भावना या कल्पना की चर्चा करते हुए कोलरिज के कल्पना सिद्धांत से प्रभाव ग्रहण किया। और तीसरा पॉइंट इसमें है, गा में ही, कहीं कहीं रिचर्ड्स का निबंध, कहीं कहीं रिचर्ड्स का निबंध प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का प्रभाव दिखता है। तो कहीं कहीं रिचर्ड्स के निबंध प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का प्रभाव दिखता है। तीसरा पॉइंट है, श्रद्धा भक्ति निबंध में, श्रद्धा भक्ति निबंध में काव्य शास्त्रीय चर्चा नहीं के बराबर है। श्रद्धा भक्ति निबंध में काव्य शास्त्रीय चर्चा नहीं के बराबर है, किंतु फिर भी कुछ संकेत मिल जाते हैं, किंतु फिर भी कुछ संकेत मिल जाते हैं। जिसमें का नंबर है, प्रतिभा संबंधी श्रद्धा की चर्चा करते हुए, प्रतिभा संबंधी श्रद्धा की चर्चा करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा रखने के लिए भी प्रतिभा चाहिए। यानी क्या है, का नंबर क्या है, प्रतिभा संबंधी श्रद्धा की चर्चा करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा रखने के लिए भी प्रतिभा चाहिए। यह सिद्धांत भारत के कवित्री, यह सिद्धांत भारत के कवित्री और भावयुत्री प्रतिभा के सिद्धांत के नज़दीक है। यह सिद्धांत भारत के काव्यत्री और भावयुत्री प्रतिभा के सिद्धांत के नज़दीक है। तो पश्चिम के विधायक कल्पना और ग्राहक कल्पना के भी नज़दीक है। तो पश्चिम के विधायक कल्पना और ग्राहक कल्पना के भी नज़दीक है। का पॉइंट दोबारा से पढ़ दूंगा जल्दी जल्दी। का पॉइंट है, प्रतिभा संबंधी श्रद्धा की चर्चा करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा रखने के लिए भी प्रतिभा चाहिए। यह सिद्धांत भारत के काव्यत्री और भावयुत्री प्रतिभा के सिद्धांत के नज़दीक है। तो पश्चिम के विधायक कल्पना और ग्राहक कल्पना के भी नज़दीक है। खा नंबर है, जहाँ शुक्ल जी सगुण भक्ति का समर्थन करते हैं, जहाँ शुक्ल जी सगुण भक्ति का समर्थन करते हैं, वहाँ रसवाद और लोक मंगलवाद का समाहार होता है। वहाँ रसवाद और लोक मंगलवाद का समाहार होता है। उस दौर में लोक मंगलवाद पश्चिम से प्रभावित, उस दौर में लोक मंगलवाद पश्चिम से प्रभावित नवजागरण का परिणाम था, नवजागरण का परिणाम था। इस अर्थ में कह सकते हैं कि, इस अर्थ में कह सकते हैं कि रस की लोक मंगलवादी व्याख्या भी, रस की लोक मंगलवादी व्याख्या भी भारतीय रस दृष्टि और पश्चिम से प्रेरित
नवजागरण दृष्टि का परिणाम है। इस अर्थ में कह सकते हैं कि रस की लोक मंगलवादी व्याख्या भी भारतीय रस दृष्टि और पश्चिम से प्रेरित नवजागरण दृष्टि का परिणाम है। खा नंबर हम दोबारा से पढ़ेंगे। खा नंबर क्या है, जल्दी से पढ़ेंगे। जहाँ शुक्ल जी सगुण भक्ति का समर्थन करते हैं, वहाँ रसवाद और लोक मंगलवाद का समाहार होता है। उस दौर में लोक मंगलवाद पश्चिम से प्रभावित नवजागरण का परिणाम था। इस अर्थ में कह सकते हैं कि रस की लोक मंगलवादी व्याख्या भी भारतीय रस दृष्टि और पश्चिम से प्रेरित नवजागरण दृष्टि का परिणाम है। तो इसी के साथ लेक्चर 154 यहीं पे समाप्त होता है।